गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ, आवाज ही नहीं। गुड मॉर्निंग। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। यस, चलिए, कैसे हो सभी लोग। अभी सभी स्टूडेंट को ये बताना है कि 30 तारीख से अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। ये एक तरह से हम सभी आइटम्स जो है या टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आगे जाके यूज होगा। क्लियर, अपने मतलब सिलेबस में बहुत सी बार यूज होने वाला है। कंट्रीब्यूशन वर्ड क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसे हम रिवाइज कर लेंगे। क्लियर, कंट्रीब्यूशन तो बहुत सी जगह पे आपको मैटर करता है। डिसीजन मेकिंग का मेन पॉइंट वही है। क्लियर, कंट्रीब्यूशन कितना आप जनरेट करते हो। क्लियर, आगे और चलो 30 से पूरा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। क्लियर, 8 बजे टाइम रहेगा और सभी को लाइव में अटेंड करना है 8 बजे की टाइमिंग पे। ओके, चलो, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एक बार आपने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे कि आज दो कार्स का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब बहुत बड़ा नहीं था, बट वो गाड़ी ब्लॉक हो जाती है ना, मतलब रोड ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से ट्रैफिक जमा हो गया। मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है, बट उस वजह से वहां पे क्या है कि रोड ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे आने में लगभग वहां पे 10-15 मिनट लेट हो गया। अदरवाइज ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं रहता है। हम 8 बजे का लेक्चर 8 बजे ही स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, 30 से मतलब कब, थर्सडे से हम 8 बजे स्टार्ट कर देंगे। मॉर्निंग 8 to 11 लेक्चर रहेगा। ओके, चल ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन था मार्जिनल कॉस्टिंग। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब क्या है, बोलो। एक बार रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो फिट बैठ जाए दिमाग में। ओके, बोलो मार्जिन। ओके, अगर एक एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो तो उससे कितनी एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, मतलब मान लो मैं अगर ऑलरेडी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं और मैं 10,000 कॉस्ट इनकर करता हूं। ठीक है, 10,000 कॉस्ट इनकर करता हूं। मैं अगर उस यूनिट को 1001 कर दूं, एक यूनिट से बढ़ा दूं, प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ा दूं, तो कॉस्ट कितनी बढ़ती है। ओके, जैसे कि मान लो लॉजिकली अगर देखा जाए, प्रोपोर्शन में देखा जाए, 10,000 कितने के लिए कॉस्ट लगी, 1,000 के लिए, तो पर यूनिट कितना लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट कितना लग रहा है, 10 रुपीज। तो उस केस में वहां पे क्या हो जाए, 1010 लॉजिकली। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार 10 रुपए से ही बढ़े, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है ये चीज है। ठीक है, तो 10 रुपीज से ही बढ़ेगी ऐसा नेसेसरी नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट बढ़ा उससे कितनी कॉस्ट बढ़ी है, 10 रुपीज। ठीक है, ये जो एडिशनल कॉस्ट हो गई है बिकॉज ऑफ एडिशनल यूनिट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, 10 रुपए। देन उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने वही तो समझाया मेनली डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या देखना चाहिए कि अगर नई ऑर्डर आ रही है तो उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट कितनी लगने वाली है। अगर एडिशनल कॉस्ट आप रिकवर करते हो, उसके ऊपर पैसे मिल रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, ऑर्डर लेनी चाहिए। याद है क्या, वही तो एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको बताया था इस तरह से एक केक बना के दिया था, बराबर, याद है कि नहीं। उसके 3 पीसेस, ये है आपका केक, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, याद है क्या, वेरिएबल कॉस्ट, बराबर, बाद में फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एंड लास्ट वन क्या था, प्रॉफिट। याद आ रहा है सभी। ठीक है, यस, यहां पे 10,000, एक जीरो कम लिखा, 10,010, तो ये कितना, 10 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये मैंने आपको बता दिया था। वेरिएबल कॉस्ट जो है, प्रॉफिट जो है, और फिक्स कॉस्ट जो है, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, आपका सबसे प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग में, कि रिकवर क्या हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हुई, चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन के साथ जो बढ़ती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट कितनी बढ़ती है। तो आप मुझे बताओ, एक यूनिट बढ़ाने से जो कॉस्ट बढ़ेगी वो मेनली कॉस्ट कौन सी होगी, मेनली वही होगी ना, वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। मेनली वेरिएबल कॉस्ट वहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट इट इज नॉट द थिंग, हर केस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको एक पता है क्या, जब भी आप एक हाँ,
एक फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेके चलते हैं कि एक बैच में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि बैच में अगर हम प्रोडक्शन ले ले, क्लियर, या एक पर्टिकुलर मशीनरी की कैपेसिटी ले ले, ठीक है, तो मशीनरी की कैपेसिटी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था 50,000 यूनिट्स बनाने की है, ठीक है, 50,000। मैंने एक हॉल का एग्जांपल दिया था, एक हॉल में 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं और कितने एडिशनल स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट्स आना चाहते हैं। तो मैंने ये बताया था डिसीजन क्या लोगे, उसके लिए कंपोनेंट क्या है, क्योंकि आपका जो रेंट है वो 100 स्टूडेंट्स तक आप खींच सकते हो, मतलब 100 स्टूडेंट्स वहां पे बिठा सकते हो, बट उसके ऊपर स्टूडेंट चले गए, उससे एक्स्ट्रा स्टूडेंट चले गए, तो आपको हॉल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में डायरेक्टली कैपेसिटी कितनी है, 200 है, तो मुझे रेंट वहां पे 70,000 की जगह 1,40,000 देना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ बाकी कॉस्ट भी बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट मैंने बोला था एक लिमिट तक फिक्स होता है, उसके बाद में वो चेंज हो जाता है। कोई भी फिक्स कॉस्ट एक लिमिट तक ही फिक्स हो जाता है। मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था क्या, कि यहां पे जो शॉपकीपर है, जो स्टेशनरी है, उनका क्या था, पहले प्रोडक्शन यूनिट था, बुक्स नोटबुक्स बनाते थे, और उन्होंने जैसे ही प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, उनकी ऑर्डर्स बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या कर दिया, इमीडिएटली फैक्ट्री चेंज कर दी। पहले 5,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, अभी वो 15,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री देख रहे हैं। क्या हो जाएगा, रेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी कॉस्ट एक लेवल तक फिक्स्ड रहती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, वेरिएबल, बट तब तक उस लेवल तक वो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा एक एडिशनल यूनिट बनाने से। बराबर, तो आपको डिसीजन लेते वक्त ये देखना पड़ता है कि अगला यूनिट जो हम प्रोड्यूस करेंगे, वो अगला यूनिट आपको कितनी कॉस्ट लगाएगा या कितनी कॉस्ट उसकी वजह से इनकर होगी। ये डिसीजन मेकिंग में मेन क्राइटेरिया होता है। मैंने क्या बोला था, आपने सबसे पहला फोकस किस पे करना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, ये रिवीजन चल रही है, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था, जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है, उनको ये चीजें याद आ जाएगी, सर ने ये चीजें पढ़ाई थी। मैं हमेशा आने के बाद में रिवाइज करता हूं, देन आगे बढ़ता हूं, जैसे कि मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाए। क्लियर, क्या फर्क है, अगर क्वेश्चन नहीं लूंगा तो सिर्फ थ्योरी बेसिस पे आपने क्या कर लिया, दिमाग में रख लिया। क्लियर, तो प्रैक्टिकल भी उसके साथ हो जाए, तो उस केस में दिमाग में चीजें बहुत क्लियरली बैठ जाती है और या हम रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस में सबसे पहले क्या हम फोकस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होती है, तो आपने सेल करना चाहिए क्या, मतलब मुझे अगला यूनिट बनाने के लिए, मैंने बोला था बॉटल बनाने के लिए, अगला यूनिट बनाने के लिए 4 रुपए का खर्च है, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इसे बेचना पड़ेगा 3 रुपए पे, मैंने बनाना ही नहीं चाहिए। क्यों, उल्टा मेरे लॉसेस, जो फिक्स कॉस्ट है, ओके, वो तो वहां पे मैं पे कर रहा हूं, प्लस एडिशनल 4 रुपए पे करूंगा, उसमें से भी 1 रुपए मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो मैंने वो बनाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसे भूल जाओ। लेकिन मैंने आपको एक बोला था, अगर ये बॉटल बनती है 4 रुपए पे, याद है कि भाई एक एग्जांपल था अपना, क्या था, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 5 रुपए, और प्रॉफिट कितना था 1 रुपए, तो मैं जनरली 10 रुपए में बेचता हूं। क्लियर, मैं लॉसेस में हूं, मतलब क्या, कि मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, तो उस केस में मुझे कितना लॉस हो सकता है, सोच के बताना, थोड़ा सोच के बताना, कितना लॉस हो सकता है, 5 रुपीज। कैसे, देखिए, मैं अगर प्रोड्यूस करूंगा ही नहीं तो 4 रुपए खर्च लगेगा नहीं, वो कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ही वो खर्च लगेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे तो ही मुझे उन्हें नोट्स देने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे नहीं तो नोट्स का खर्चा किस बात का, समझा। तो वेरिएबल कॉस्ट तो तब लगती है जब आप प्रोडक्शन करते हो। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो आपने ऑलरेडी इनकर किए, रेंट दिया है, रेंट देना ही पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस महीने में यहां पे कोई बैच ना चलाऊं, मुझे रेंट तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी ऑप्शन नहीं मेरे पास। ठीक है, तो ये तो खर्च लगने वाला है। और प्रॉफिट, ठीक है, ये हम खर्चा नहीं कह सकते, ये मुझे एडिशनल कुछ एक्सपेक्टेड था, तो मैंने जो लगाया वो कितना अमाउंट है, जो लगाया ऑलरेडी 5 रुपए, ये मुझे लॉस होगा अगर मैं सिंपली ले लूं 5 रुपए। तो ऐसी केस में अगर मैं यूनिट प्रोड्यूस करता हूं 4 रुपीज पे एंड उसे बेचता हूं, सॉरी यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट लगती है 4 रुपए, एडिशनल कॉस्ट लगती है 4 रुपए, उसे मैं बेचता हूं 3 रुपए पे, तो क्या हो गया, लॉस कितना हो गया, 4 रुपए खर्च हुआ एडिशनल और 3 रुपए में बिका, कितना लॉस हुआ, 1 रुपीज यहां पे हुआ, और 5 रुपए का जो फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ ना, तो टोटल लॉस कितना हुआ 6। अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया तो लॉस था 5, और प्रोड्यूस किया तो कितना लॉस है 6, तो अपने प्रोडक्शन करना चाहिए नहीं, समझा। लेकिन अगर कोई आके बोलता है ये मुझे आप बोतल 6 रुपए में दोगे तो ही मैं लूंगा, मुझे ऐसे मल्टीपल क्वांटिटी चाहिए, 500 1000 क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा, इससे बनाने के लिए कितना खर्च आ रहा है 4, मुझे कितने मिलेंगे 6, एक्स्ट्रा 2 रुपीज क्या है,
कंट्रीब्यूशन याद है, कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, उसी के ऊपर डिसीजन थी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग थी। 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे क्या हो जाएगा, मेरे जो खर्चे है उसमें कस्टमर कंट्रीब्यूट कर रहा है या उसे रिकवर करने में मदद कर रहा है। तो 4 रुपए के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा 2 रुपए मिल गए। 2 रुपए से क्या हो गया, मेरा फिक्स कॉस्ट 5 रुपए का जो है उसमें से 2 रुपए शायद से रिकवर हो जाए, तो मेरा लॉस कितना हो जाए, 3 रुपए। मतलब मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो लॉस कितना है, 5, और प्रोड्यूस करूंगा तो 3। ठीक है, तो इस केस में मैंने प्रोडक्शन करना चाहिए। यस, मैंने क्या बोला था, कभी कभी लॉसेस रिकवर करने के लिए या लॉसेस कम करने के लिए आपको लॉस पे बेचना पड़ता है। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, लॉस कम करने के लिए लॉस पे बेचना पड़ता है। अभी भी मैं लॉस में हूं, कितने लॉस में हूं, 3, बट अगर नहीं प्रोड्यूस करता तो 5 पे था, तो मैंने प्रोड्यूस करना चाहिए क्या, यस, क्लियर। तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है। इट इज नॉट द केस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जब सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पे आपको ऑप्शन है या तो ये ऑर्डर ले लो या फिर छोड़ दो, तो आपने ऑर्डर लेनी चाहिए क्या, एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होकर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो आपका लॉस कम हो जाएगा। अगर लॉस में हो आप तो उस केस में आपने लेना चाहिए ऑर्डर। क्या प्रॉब्लम है ना, अगर नहीं करोगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 5 रुपए लॉस है, करोगे तो 3 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए से लॉस कम हो जाएगा, जो कि इनिशियल लेवल में कंपनी के लिए एनी टाइम बेटर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रिकवर हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो फॉर्मूला तक क्या था, फॉर्मूला क्या था, याद है, चलो, सेल्स माइनस, बोलो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। देन कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या लेस करना है, बोलो, आप कॉन्ट्रीब्यूशन से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो बचेगा प्रॉफिट। याद है मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला क्या लिख के दिया था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और इसमें से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये एडिशनली आपको पे करना पड़ता है कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करना हो, और ये अपने साइड से अपना कंट्रीब्यूशन है कि हमें जो पैसे लगाए वो रिकवर हो और एडिशनली क्या हो जाए, हमें कुछ प्रॉफिट हो। इज इट क्लियर। तो इस केस में अगर इस तरह से लिखते हो तो सेल्स से आपने क्या किया, बोलो, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो क्या बचा, कंट्रीब्यूशन, जो हमें मिलेगा हमारे लिए बचेगा, ठीक है, उससे क्या लेस की, फिक्स कॉस्ट, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये सब याद आ रहा है आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चल सिर्फ अभी मैंने थोड़ा सा कॉस्टिंग के फॉर्मेट में लिख के दिया वही चीज, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला था मटेरियल जब मैं बनाता हूं 4 रुपए बाहर जाने वाले, अगर मैं उसे, याद रखिए बॉटल का मैंने एग्जांपल, बॉटल अभी भी यहां पे मैंने बोला था ये बॉटल अगर और एक बनानी हो तो मुझे मटेरियल या जो लोग काम करेंगे जिस तरह से प्रोडक्शन होगा 4 रुपए तो एडिशनल लगने वाले, ठीक है, लेकिन मैं लोगों से कितना लूंगा, 10 रुपए, तो ये 4 रुपए बाहर जाएंगे, 6 रुपए मुझे बचेंगे। एक तरह से कस्टमर हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना, 10 रुपए या 6 रुपए, 6, क्योंकि 4 तो बाहर जाने वाले, तो मेरे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट हो गया, 6, 5 रुपए इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट है, मशीन वगैरह वो डिप्रिसिएशन करके हो जाएगा, 1 रुपए मुझे बचेंगे। तो ये मेरे खर्चे और मेरे प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन आ गया, किससे, कस्टमर से, कस्टमर से मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए या मेरे जो पैसे लगे वो रिकवर करने के लिए और मेरा प्रॉफिट। मैंने आपको एक बोला था स्टार्टिंग में, बहुत से स्टूडेंट इस बात को रिलेट नहीं कर पाते, मैंने बोला था नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट याद है, व्हाट इज नोशनल कॉस्ट, क्या था, नोशनल कॉस्ट क्या था,
कि जो एक्चुअल पे नहीं करना पड़ता, बट आपने वो कंसिडर करना चाहिए। आपने वो कंसिडर करना चाहिए। क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए? अभी आप देखो, जब यहां पे ये फैक्ट्री बन रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और ये अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपने बोला 4 रुपए का मटेरियल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, मशीनरी का डिप्रिसिएशन वो रिकवर होना चाहिए। अब मैंने भी तो मेहनत की है ना इसमें, मेरा पैसा कौन कंसिडर करेगा? मुझे भी तो पैसा मिलना चाहिए ना। मतलब ये प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया? मैं एज एन ओनर मैंने किया कि नहीं किया? यस। मुझे कुछ बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? यस। तो कंट्रीब्यूशन मतलब वहां पे मैंने जो पैसे लगाए वो वापस मिलने चाहिए, और मैंने जो मेहनत की उसके भी तो पैसे वापस मिलने चाहिए ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पे वो ना मिले? मैंने क्या बोला था, रेयर सिचुएशन में जहां पे लॉसेस में आप चल रहे हो तो एटलीस्ट आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करो। बट आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो मैं अपना पैसा भी तो सोचूंगा ना, मुझे पैसे मिलने चाहिए। मैं बाहर जाके जॉब करता, वो यहां पे आके काम कर रहा हूं, तो मुझे हक नहीं के पैसे कमाने का। यस, उतना तो पैसा मिलना ही चाहिए, तो मैं उतना तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि मुझे हर प्रोडक्ट से या हर बॉटल से मिल जाए, ताकि मैं अपना भी कुछ कमा लूं। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? उन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया, किसके लिए? मैंने जो बिजनेस चलाने के लिए खर्च किया, और मेरा भी तो पैसा कुछ बनना चाहिए ना, उसके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। वो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इतनी अच्छी बात है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आप सोच रहे हो कि मैं एक प्रोडक्ट, ठीक है, कितना 50 में बना दू, 200 में बेच दू। सो इट इज नॉट द केस। ऐसा होगा उसके लिए 2-3 फैक्टर मेन रिस्पॉन्सिबल। पहला, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का चल रहा है। दूसरा, उस मार्केट उस गुड्स के लिए डिमांड, कितनी नेसेसरी प्रोडक्ट है वो, ठीक है। मतलब आज अगर दाल 300 की हो जाए तो भी शायद से आप लोगे, ठीक है। 100 रुपए की 300 पे हो जाए आप शायद से लोगे, ठीक है। बट उसी जगह पे जो 100 रुपए की चीज है जिसे आप अवॉइड कर सकते हो, वो अगर 300 में बेचना चाहोगे शायद से नहीं बेची जाएगी। फिर वहां पे ब्रांडिंग का काम आ जाता है, ब्रांडिंग के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्च बढ़ता है, ठीक है। वो सभी वहां पे फैक्टर्स होते हैं। मतलब मैं एक प्राइस डिसाइड करना कंप्लीटली मेरे हाथ में नहीं है, उसका सेल उस प्राइस पे करना कंप्लीटली मेरे हाथ में नहीं है। अदरवाइज आपके दिमाग में क्या आएगा, सर क्या बात है सर, आप कॉस्ट डिसाइड करते हो कि 4 रुपए का 10 रुपए कर लो, 15 रुपए कर लो, क्या प्रॉब्लम है? बट लोगों ने लेना चाहिए ना, हमें कंपटीशन के हिसाब से भी चलना चाहिए। और कंपटीशन में कोई पर्सन उससे अगर 7 या 8 रुपीज में बेच रहा है तो मैं क्या करूं? अभी आप बोलोगे कैसे बेच रहा है वो 7 to 8 रुपीज में? हो सकता है अपनी कॉस्टिंग सिस्टम खराब हो, इस वजह से अपनी कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, बट मैं उनसे ज्यादा वहां पे प्राइस रख सकता हूं क्या? नहीं, उस केस में मैं तो लॉस में हूं। हो सकता है मैंने ओल्ड मशीन परचेस की थी, उसके 1 साल बाद नई मशीन आ गई जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम हो गई। आगे समझ में, वेस्टेज कम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम हो गई, तो कितने में बेचा है? 8 रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल 8 रुपीज में मेरा खर्चा ही कितना आ रहा है? 9 रुपीज। तो मैं 9 रुपीज में बेचना चाहूंगा, कोई लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे 8 रुपीज में बेचना पड़ रहा है, तो मैं बेचू या ना बेचू? बेचू या ना बेचू? अगर 4 रुपए मैंने क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट है, एडिशनली कितना आ रहा है? एडिशनली कितना आ रहा है? 4 रुपए। मुझे 8 रुपए पे बेच रहा हूं ना, एडिशनल कितना आ रहा है? 4 रुपए। उससे क्या होगा? एक कंट्रीब्यूशन है मेरे किसमें? फिक्स कॉस्ट में। तो उससे फिक्स कॉस्ट का जो लॉस होने वाला है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो 5 रुपए फिक्स कॉस्ट लगने वाली है, वो तो लग चुकी है, वो तो लगने वाली है, ठीक है। और आप बेचोगे तो 5 रुपए में से 4 रुपए रिकवर होंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 रुपीज तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जब आप लेते हो ना, मुझे ये पर्सनली लगता है जब भी आप कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, आप जितना इसे लॉजिकली सोचो ना, या इसे कनेक्ट कर पाओ चीजों से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा तो उस वक्त हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको एक पिक्चर क्लियर करूं कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, समझा? फैक्ट्री में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या चल रहा है, क्लियर? अगर वो आपने समझ लिया ना, तो आपको ये बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी ये समझने में कि यहां पे खर्च क्या होता होगा, इसकी वजह से कॉस्ट कैसे बढ़ती होगी, क्या करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप शायद से खुद ही 90% चीजें सोच लोगे। तो मैं आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करूंगा कि हाँ वहां पे क्या चल रहा है। मैं अगर सिर्फ बोलूंगा ये इसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, तो आप क्या करो, मैकेनिकल वे फॉलो करो कि सब सिर्फ सर जो बोल रहे हैं उसे आप फॉलो करो। बट मैं आपके सामने वो पिक्चर क्लियर कर रहा हूं पूरी, तो आप क्या करोगे? आपका भी दिमाग लगाओगे ना कि यहाँ पे कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, कॉस्ट कैसे कम होगी, क्या ऐड करना चाहिए, क्या लेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपने मुझे बता दिया था, याद है? एंड में मैंने बोला था क्या कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, और फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए मैं गुड्स बेच रहा हूं, उसमें मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा जो मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन से पहले क्या हो जाएगी? रिकवर फिक्स कॉस्ट। मतलब सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होने के बाद में क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन जितना मिलता जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही,
तो फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मतलब जब फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है उस वक्त क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुई, उसके बाद में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, क्या बचा? फिक्स कंट्रीब्यूशन बचा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, यहां पे देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, क्या बचा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये मेरे लिए, मेरे किसके लिए? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए। तो उसके आगे जितने वहां पे सेल होता जाएगा, पहले क्या हम किस पे ध्यान देंगे? फिक्स कॉस्ट रिकवर। एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने बोला था कि कैसे कैलकुलेट करें कि ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन का यूज करके कौन से लेवल पे आ जाएगा, कितने यूनिट पे आ जाएगा। तो आपने बोला था सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट कर दो, याद है क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर दो, ठीक है। तो ऐसे केस में, ठीक है, आपने क्या बोला था? जो भी है यहां पे सॉरी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, आपका फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब मैंने 2-3 लेवल बताए थे। 2-3 लेवल कौन से? अगर आप 12 रुपीज पे सेल करो, 15 रुपीज पे सेल करो तो क्या हो रहा है? फिक्स कॉस्ट अगर मान लो आपकी कितनी है? 5 लाख है, ये जैसे ही रिकवर हो जाए क्या होने वाला है? मुझे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो मेरे दिमाग में पहले टारगेट क्या होता है कि उस लेवल तक मैं सेल पहुंचाऊं जहां पे ना ही मुझे प्रॉफिट है ना ही मुझे लॉस है। उसके बाद में मैं रिलैक्स हो जाता हूं। रिलैक्स क्या? चलो इसके आगे तो क्या है? प्रॉफिट ही। इसीलिए समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं एक लेवल ऑफ यूनिट निकालता हूं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए मिनिमम, जिससे मैं प्रॉफिट पे भी ना हूं, लॉस पे भी ना हूं। जैसे कि मैंने जब ये एकेडमी स्टार्ट की तो उस वक्त मैंने जिनसे बात की उस वक्त यही डिसाइड किया था कि पहले बैठ के हमने निकाला था कि रेंट कितना देना पड़ेगा, लाइट बिल कितना देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सब वहां पे टोटल लिया था, सिंपल वो सब टोटल लिया था। और मेनली अगर देखा जाए तो कोचिंग मतलब इंडस्ट्री में मेनली जो है वो फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है वेरिएबल से। यहां पे अलग है ना, क्यों? यहां पे मटेरियल का ज्यादा नहीं है, एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है। मटेरियल जो है वो ज्यादा नहीं मिल रहा आपको क्या मिल रहा है? सर्विस मिल रही है। और सर्विस देने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हॉल यूज करना पड़ रहा है, सेटअप यूज करना पड़ रहा है, लाइट्स यूज करनी पड़ रही है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो हमने वो जो फिक्स कॉस्ट लगने वाली वो सब ऐड किया था। एंड देन हमने क्या किया था? हमने ये सोचा था कि हम हर स्टूडेंट से कितना लेने वाले, हम हर स्टूडेंट से ऑन एन एवरेज कितना पैसा लेने वाले, थोड़ी फीस कम रखने वाले। मार्केट प्राइस से वहां पे लगभग 50 या 60% पे फीस रखने वाले थे। ये डिसाइड हो गया। अभी मैं ऐसा करूं क्या? सभी लोग ध्यान सुनना, मैं ऐसा करूं क्या? एवरीवन फोकस, आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। हमारा खर्चा लगभग मुझे याद है ईयरली लगभग 30 लाख के आसपास, 20 to 30। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा खर्चा कितना आ रहा था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 30 लाख का एक्सपेंडिचर है इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने ये सोचा हम फीस रखने वाले, फाउंडेशन की जो फीस रखने वाले, ठीक है, उस वक्त फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो फाउंडेशन की फीस जो रखने वाले लेट्स से 40,000 रखने वाले, ठीक है। और ऑनलाइन का जो भी है, क्लियर, उसे हमने कन्वर्ट किया था ऑफलाइन में। ऑनलाइन की फीस मान लो 20,000 है, तो 2 एडमिशन इज इक्वल टू 1 एडमिशन, बराबर ना। मतलब एक रेंज में लाने के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कितने स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज होंगे। 20,000 अगर ऑनलाइन में बेचते हम फॉर एग्जाम्पल, तो 2 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, तो एक तरह से फेस टू फेस वाला क्या बनेगा? एक स्टूडेंट बन जाएगा 40,000 का। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कितना? ओके, यहां पे फेस टू फेस में कितने आ जाए स्टूडेंट्स, फेस टू फेस में कितने आ जाए स्टूडेंट, लेट्स से एक 125 स्टूडेंट्स आ जाए फेस टू फेस में। ऑनलाइन में एक लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स आ जाए, 100 के आसपास स्टूडेंट आ जाए, मतलब वो 100 स्टूडेंट आ जाएंगे, तो फेस टू फेस के कितने बनेंगे? एक तरह से 50, मतलब हम टोटल अगर एक्सपेक्ट करें 175 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, 175 स्टूडेंट, तो 175 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और हर की कितनी फीस वहां पे लेने वाले हैं? जो भी है 40,000, बोलो कितना आ जाएगा? 30 लाख। ये लेवल तक पहुंचने के लिए, ये लेवल तो मेरा क्या है? ये लेवल तो मेरा क्या है? बोलो सभी लोग, ये लेवल तो मेरा क्या है? यहां पे मैं पहुंचता हूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पे मुझे प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं। तो मेरा मिनिमम टारगेट तो होगा ना कि इस लेवल पे भी तो मैं पहुंच जाऊं। पहला टारगेट ये होगा ना, इसके आगे मैं रिलैक्स हूं। हाँ, इतने स्टूडेंट्स हो गए, अच्छी बात है। आगे से तो हम क्या है? मजे ही मजे, पैसा ही पैसा, ठीक है। आगे इसके आगे जाते हैं तो पैसा ही पैसा। इसीलिए समझ में आ गया कितने आगे? 75। 75 स्टूडेंट्स से ज्यादा थे हमारे बैच में सर, 2 बैच बन गई थी, ठीक है। तो आपने तो बहुत प्रॉफिट कमा लिया, नहीं, ठीक है। ये 40,000 में से टीचर्स अपना पैसा लेके जाते थे,
समझ में आ गया? ठीक है, टीचर पढ़ाते थे ना, टीचर का भी है कि नहीं घर, छोटी छोटी बीवी, बड़े बड़े बच्चे है कि नहीं उनके भी, ठीक है, तो वो पैसे लेके जाते थे। वो कितना लेके जाते थे पैसे? ऑन एन एवरेज 60 to 65%, 60% पकड़ के चलो। तो हमारे हाथ में कितना बच्चा है? अभी अगेन हमने क्या किया, सब लोग ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी। समझ आया क्या? वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या की? निकाल दी। निकालनी पड़ेगी ना, वो तो जाएगी लोगों को, वो तो बचेगा ही नहीं। वो मेरे फिक्स कॉस्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला। वो पैसा आपने 40,000 दिए, वो 40,000 में से जो टीचर को जाने वाला है ना, वो हमारे खर्चे में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया लॉजिक? तो मैंने क्या करना चाहिए? 40,000 में से 60% निकाल दो। उसमें सर आपके भी 60% आए, मेरे भी छोटी छोटी बड़े 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 बच्चे हैं, ऐसा क्या कर रहे हो? मुझे भी तो उतना मिलना चाहिए ना। अरे बाकी टीचर जो है वो पढ़ा के उतना कमाते, मैं भी पढ़ा रहा था, तो मुझे भी तो उतना मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसमें मैंने क्या जोड़ दी? मेरी नोशनल कॉस्ट भी जोड़ दी। मैं ओनर हूं, मैंने उतना कमाना चाहिए ना। एज एन टीचर मैं कहीं पे काम करता तो उतना 60% तो मुझे भी मिल जाता। ठीक है, तो कितना बचता है फिर कितना बचता है 60% निकालने के बाद में? बोलो 16,000। नाउ अभी कैलकुलेट करो। पहले अपने टोटल सेल प्राइस ली थी, अभी हमने क्या लिया? कंट्रीब्यूशन। समझ आया? वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कितना बचा? 188। और कितने स्टूडेंट्स थे? 175। हम लॉस में थे। सर आपने तो कमा लिया। अरे मेरे जो कमाना था उससे थोड़ा गया, मैं मानता हूं, बट समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि जो आपने अगर कंसिडर नहीं किया, मैं अगर 175 स्टूडेंट्स, ठीक है, 175 स्टूडेंट्स थे और 188 पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे था। मतलब उस लेवल पे मैं कंफर्टेबल था कि ये बिजनेस, एज एन बिजनेस मैं अगर कहीं पे काम करता तो 60% मुझे पहले भी मिल रहे थे, मुझे उसमें से भी पैसा कुछ कट हो रहा है। मैंने मेरा पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? क्या लगता है? मतलब एक सिंपल बात है, आपको क्या लगता है कि सर पढ़ा रहे तो सर को भी कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस। मतलब एडिशनल जो एफर्ट्स है उसके तो कुछ भी नहीं मिले, सिर्फ क्या हो गया, मेरे पैसे जो लगाए थे वो क्या हो गए? रिकवर हो गए, और मुझे पहले 60% पे जितना मिल रहा था उससे थोड़ा कम मिल गया। बट स्टिल मैंने क्या सोचा? स्टिल आई एम कंफर्टेबल। बराबर? क्यों? क्योंकि ये जो कम स्टूडेंट्स आ गए, अभी इसके डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये डिटेल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हर तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाते। ये जो 13 स्टूडेंट्स कम आ गए, ठीक है, 13 इंटू कितना? 40, कितना आता है? 5,20,000। 5,20,000 का आप वहां पर निकाल के चलो, मेरा कितना बनता था? 40% जो उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, 40% ना, 60% तो बाहर जाएगा, 60% किसे? टीचर को जाएगा, 40% मुझे बचेगा टुवर्ड माय फिक्स कॉस्ट। तो कितना? 1 लाख। 40% कितना आता है? 2 लाख। 8,000 आता है। 5 लाख कितना आएगा? पहले 13 स्टूडेंट्स इंटू 40,000, ये मुझे फीस मिलनी चाहिए थे, और उसका 60% टीचर लेके जाएंगे, उसका भी लेके जाएंगे ना, तो कितना बचता है? 40% कितना बचता है फिर? मतलब मैं बार बार किस चीज पे ध्यान दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन पे। मैंने सेल कितने पे किया? 40,000 पे, बट मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता अगर उसमें से 60% टीचर लेके जा रहे हैं। तो मैं तो क्या सोचूंगा, मेरे पास तो 16,000 ही आ रहा है 40,000 में से, तो 16,000 विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड माय फिक्स कॉस्ट और माय प्रॉफिट। तो मैं तो फोकस उसमें हूं, जो 60 जा रहा है उस पर ध्यान देके क्या करूं मैं? उल्टा बुरा लगेगा, आज 60 जा रहा है, 40 ही बच रहा है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो गया? कितना हो गया उसका? 40%, 13 स्टूडेंट्स इंटू, कम आ गए ना, मैंने सोचा 175 आ गए, 188 आनी चाहिए अगर रिकवर करना हो, ठीक है। तो ऐसी केस में क्या हो गया? कितना आ गया? या आई थिंक 16,000 इंटू 13 किया तो भी वही आना चाहिए। कितना आता है? 2,08,000। क्यों? क्योंकि उतना मुझे कम मिला ना, तो 2,08,000 जो है, ओके, मैंने जितना सोचा था, ठीक है, उससे कम मिला। 188 पे मैं जाता ना तो मेरे भी पैसे बचते, टीचर के भी पैसे बचते, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाती, सब कुछ प्लेन था, ठीक है। बट 2,08,000 अभी मैं थोड़ा कम में हूं, बट स्टिल आई एम हैप्पी, क्योंकि खुद की एकेडमी स्टार्ट हो गई है, तो आगे वो क्या ग्रो होगी, आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस में छोटे छोटे लॉस होते रहते हैं, ठीक है, ऐसा सोच के चलना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, ऑब्वियस ऑप्शन नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं बोलता था कि मैं कम कमाता हूं, बहुत कम कमाता हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपेयर टू अदर टीचर मैं तो कम ही कमाता था। आएगा समझ में? कम क्यों कमाया था? क्योंकि वो जो कम कंट्रीब्यूशन आया स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट की गलती नहीं है, ठीक है, बट वो जो नंबर ऑफ एडमिशन हो गए उससे जो कंट्रीब्यूशन कम आया, वो तो कंट्रीब्यूशन जो कम आया वो लॉस कौन उठाएगा? मैं ही उठाऊंगा ना एज एन ओनर। तो मैंने जो सोचा था 60% मेरा टीचिंग का हिस्सा है, पढ़ाने का हिस्सा है, उसका उतना पैसा तो क्या हो जाएगा? कम मिल रहा है ना, मुझे ही उठाना पड़ रहा है वो। मतलब मैं प्रॉफिट में हूं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में नहीं हूं,
बट जितना मैं बाहर कमाता उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट में हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे आप देखो फॉर्मूला क्या लगा दिया, अभी तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा ना, मतलब प्रैक्टिकल के साथ जोड़ने के बाद मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। अगर 30 लाख मेरा खर्चा ही होने वाला है, 40,000 फीस मिलने वाली है, 40,000 फीस में से 60% टीचर का इंक्लूडिंग मी, मैं भी तो टीचर हूं ना। ठीक है, तो बचा कितना बिजनेस के लिए, कितना बचा कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा स्टूडेंट से, कितना 16,000, तो 30,000 डिवाइड बाय 16,000, मुझे कम से कम इतने स्टूडेंट्स तो चाहिए ना, तब जाके मैं क्या, ठीक है, ऊपर का मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या सेल से निकाल दिया है। तो क्या बचा कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना 188 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 188 आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा सब कंफर्टेबल है, मैं भी उतना अर्न कर रहा हूं जितना करना चाहिए। ठीक है, बाकी टीचर को भी पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो फिक्स कॉस्ट लगाई वो रिकवर पूरी तरह से हो गई है। ठीक है, डन, कोई डाउट है, समझा। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको ये देखना पड़ता है, अभी हमें पता था, पहले से ही पता था कि पहले साल शायद से इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना, क्योंकि हमें ये लग रहा था भले इतना ना हो जाए बट कम से कम हम कुछ कमा तो लेंगे और एक ब्रांड बनना स्टार्ट तो हो जाएगा। और स्टार्टिंग में मुझे लॉस उठाना पड़ रहा है, तो मुझे पहले से ही पता है लॉस होने वाला है, मैं बाहर पड़ा हूं, तो मुझे पैसे शायद से पहले साल ज्यादा मिलेंगे, फिर भी मैंने डिसीजन क्यों लिया, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, क्यों लिया डिसीजन, क्योंकि आपको यह पता है कि बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो पहले एक हाथ दूसरे साल में आपको कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है, वो उठाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं छोड़ दूं, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रिकवर द कॉस्ट इन इनिशियल ईयर्स, इस बेसिस पे कि फ्यूचर में वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेल बढ़ेगा और जितना मैंने स्टार्टिंग में लॉस उठाया था वो मैं रिकवर कर लूंगा। समझे सिचुएशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिक्स कॉस्ट कितनी है कैलकुलेट किया, मैंने ये देखा फीस कितनी आ रही है, मतलब सेल्स, एक तरह से फीस मतलब क्या है, सेल्स है, उससे मैंने क्या लेस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट जो बाहर जाने वाला है, मेरे लिए कितना बचेगा, वो क्या है मेरा, लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया मेरे बिजनेस खर्चे और प्रॉफिट के लिए। तो अगर 30 लाख कमाने हो, 16,000 मिल रहा हो, बच रहा हो, तो कितना 188 स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो 188 तक पहुंचना हमारा टारगेट था, बट हम पहुंचे शायद से 175 पे। उस वक्त इंटर नहीं था, इंटर उस वक्त वहां पे स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि फाउंडेशन स्टार्ट होने के बाद में इंटर को पुश मिलता है। ठीक है, तो कंप्लीटली फाउंडेशन के बेसिस पे वहां पे क्या कि हम कैरी कर रहे थे। बट अभी कैसा है कि सेकंड ईयर में कैसा हो गया, फाउंडेशन भी है, इंटर भी है। ठीक है, तो सपोर्टिंग हो गया, सपोर्टिंग हो गया मतलब क्या, आपको रिकवर करने के लिए और ऑप्शंस मिल गए मुझे इस साल। इज इट क्लियर, कोई डाउट है। ठीक है, डन। यस, ओके, चल, सो दिस लॉजिक इज क्लियर। अभी एक एग्जांपल वहां पे लेके चलते हैं, चलो नोट डाउन कर लेना। X Limited incurring variable cost कितनी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹300 per unit, variable cost of 300 per unit, and fixed cost of ₹2 lakh per month. If product sells for 500 per unit, calculate break even point.
यस, स्टार्ट टू एंड इस सब्जेक्ट में मेरी कोशिश यही होगी, मैं आपको इसे प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल मतलब दुनिया के साथ जोड़ के दिखाऊं। ठीक है, अगर ये इमेजिनेशन या ऐसा आपको लगने लगा कि ये कोई बाहर की चीज है तो आपको डिफिकल्ट लगी, या ऐसा लगा कि यार मतलब मैंने जो बता दिया, मैंने क्लास कैसे स्टार्ट किया, मैं पहले बैठा, ठीक है, आपको बताया शुभम सर जो मेरे पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि कितनी कॉस्ट आने वाली है, उन्होंने भी बताया ये कॉस्ट आएगी, मैंने भी बताया ये कॉस्ट आ जाएगी, टोटल लिया, ठीक है, देन हमने सोचा फीस कितनी आई, डायरेक्टली फीस से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि फीस आने के बाद भी उससे कुछ पैसा कट होने वाला है, वो जाएगा टीचर के पास, तो बिजनेस के लिए कितना बचेगा, क्योंकि बिजनेस का रोल क्या है कि जितना पैसा लगा उतना रिकवर तो होना चाहिए, और अगर 40,000 में से बाहर ही जाएगा 24,000 टोटल पेमेंट्स में सभी टीचर के, ठीक है, पर स्टूडेंट, तो ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन आपके साइड से मुझे कितना आ रहा है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, आपको जो पढ़ाना मिल रहा है वो टीचर प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप जो पैसे दे वो टीचर को जा रहा है, आप जो पैसे दे वो टीचर को जा रहा है, मुझे जो बच रहा है वो आपने मुझे कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के लिए, आपको आपने जो आपका जो पैसा है उसमें से जो टीचर को गया वो कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है बिजनेस के लिए, वो तो गया ना डायरेक्टली, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वही बचेगा जो मेरा है, मतलब बिजनेस मेरा, मतलब मैं यहां पे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, ठीक है, तो बिजनेस का जो बचा है वो तो वहां पे क्या हो जाए, ओके, वो जितना मिलता जाएगा उतना वहां पे क्या हो जाएगा, बिजनेस वहां पे कॉस्ट रिकवर करेगा, कौन सी, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी लेस कर दिए, तो फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेगा, और क्या रिकवर कर लेगा, और क्या रिकवर कर लेगा, प्रॉफिट्स वहां पे एडिशनली कमाएगा उसके आगे जाने के बाद में, ठीक है, तो चलो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, इट इज नॉट द केस, मुझे ये नहीं चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद हो गया और फॉर्मूला में डाल रहे, तो चलो लॉजिकली सोचते हैं, समटाइम यू विल फील कि फॉर्मूला डायरेक्टली डाल दिया आंसर आ जाता है सर, बट इट इज नॉट द केस कि हर केस में आपको सिर्फ फॉर्मूला डाल के ही वहां पे आंसर मिल रहा है, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूलाज ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आपको फॉर्मूला ही समझ में नहीं आएगा, देन आप याद करना स्टार्ट कर दोगे, तो याद करना अगेन किसी भी लेवल पे क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, क्या बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर रिस्क क्रिएट करता है। चलो लोग मुझे कितना देने वाले, 500, क्या एज एन बिजनेस एज एन ओनर मैं 500 रुपए पूरा रखने वाला हूं, नहीं, ठीक है, क्या होगा 500 रुपए में से 300 रुपए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो बाहर जाएगी और आपको उसका मिला भी है, जितना मिलना चाहिए मटेरियल हो गया वो भी मिल गया 300 रुपए, ठीक है, आप भी बनाते तो आपके लिए 300 रुपए तो लगे जाते हैं, उससे ज्यादा ही लग जाते, ठीक है, 300 रुपए तो लगे जाते हैं ना मटेरियल वगैरह सब लाने के लिए, क्लियर, तो ऐसे केस में वहां पे क्या है कि ये तो आपको मिल गया, आपने मेरे लिए एडिशनल कितना दे दिया, 200 रुपए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे मेरा ध्यान इस पे है, जो पैसा बाहर जा रहा है उस पर ध्यान देके क्या फायदा ना, मेरा ध्यान किस पे, 200 रुपए पे, 200 रुपए मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बोलो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, अच्छा एक ही फॉर्मूला है क्या, एक ही फॉर्मूला है क्या, यहां पे देखो एक ही फॉर्मूला है क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एक ही फॉर्मूला है क्या, या दूसरा कुछ दिमाग लगा सकते हो, इसी फॉर्मूला में, इसी में प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, इससे भी रिवर्स जाते हो तो भी क्या हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बचता है ना, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट बचता है, तो आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, उल्टा भी ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते, ये बीच में ना कंट्रीब्यूशन आगे समझ में, सब लोग एक बार बता दो, सेल्स से आप क्या लेस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन से आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो तो प्रॉफिट बचता है, तो कंट्रीब्यूशन से फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, अब इसे कोई चेंज कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो, कैसे, फिक्स कॉस्ट लेस हो गया तो प्रॉफिट आ गया, तो फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ये भी दूसरा फॉर्मूला वहां पे बन जाता है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना हो तो वैसे भी वहां पे बन जाता है, तो चलो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बोलो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, आंसर इज यस, आंसर इज यस, नो डाउट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ और भी पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में हो गया, ठीक है, बट इतना भी आपने सॉल्व किया तो एक पर्टिकुलर स्टेप मार्किंग जो है वो आपको मिल जाती है, और डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपके लॉजिक्स दिमाग के होते हैं ना, दरवाजे खोलना, अभी वो काम चल रहा है कि दरवाजे खोलो, ताकि आगे जब मैं पूछूं तो आप ऐसा नहीं कि ये क्या कैसे डिसीजन लिया जाए, ठीक है, या मतलब हम कैसे डिसीजन ले, आपका दिमाग चलना चाहिए, डिसीजन लेते हो तो आपको क्या क्या फैक्टर्स वहां पे कंसिडर करने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली उस क्वेश्चन का एक पार्ट है,
मे बी ये 2-3 मार्क के लिए आया होगा, ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो। इसके आगे के फॉर्मूलेज यूज करके, और मतलब टोटल 10 मार्क का आ गया, उसमें से 2 या 2.5 मार्क का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर? तो ये वहां पे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको आसान लगे या आसान ही पढ़ा दूं, ऐसा कभी वहां पे होता ही नहीं है। ठीक है? हाँ, मैं आपको इतना वहां पे कहेगी बेसिक, मतलब इतना बेसिक एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको वो लेवल जो है वैसे लगे हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया। आसान है, इतना भी कुछ नहीं। हाँ, अगर मैं डायरेक्टली याद करवाना स्टार्ट कर दूं तो आप वहां पे क्या हो जाएगा कि ये रट्टा मारना स्टार्ट करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट में डाला था कि अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग का लॉजिक ही समझा नहीं था। क्यों था? कंट्रीब्यूशन का लॉजिक ही नहीं समझा था। आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, वो लेक्चर अभी भी ओपन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, सॉरी कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट ने बोला कि अभी तो हमने इतनी बार पढ़ा, हमें कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, क्यों करना है, यही समझ में नहीं आया था। अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो मतलब आप रट्टा ही मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देन ये जो किया आज तक वो क्या था? रट्टा था, और रट्टा एक लिमिटेड टाइम तक ही चल सकता है। क्लियर? तो सेल बोला, बताओ कितना है? ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पहले किया था बट लॉजिक नहीं समझा था। मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 चैप्टर से बहुत से स्टूडेंट की फटती है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है? तो आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतना भी क्या हवा नहीं है, मतलब इतना भी खतरनाक चीजें नहीं है। तो ये 2 चीजें आप सुनो, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वैसे एक हवा बन जाती है। जैसे अकाउंट्स में वहां पे होता है ना, अमालगमेशन पढ़ना है, कंसोलिडेशन पढ़ना है, ठीक है, ऐसा जो होता है अकाउंट्स में सुनने को मिलता है ऐसा, वैसा यहाँ पे इसकी एक हवा है। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला जलवा है अपना यहाँ पे। ठीक है? तो उनका जलवा है, तो ये वो जलवा खत्म कर देंगे। 500 माइनस कितना? 300, तो हमारे लिए कितना बचा? कितना? 200। अब 200 मुझे मिलने वाला है, और इन 200 रुपए को जमा करके मुझे कितना रिकवर करना है? 2 लाख। तब जाके मैं बोलूंगा कि मुझे लॉस नहीं होने वाला है, तब जाके मैं बोलूंगा मुझे लॉस नहीं हो रहा है और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर जो 200 मिलते जाएंगे, 2 लाख कमाने के बाद में जो 200 मिलते जाएंगे ऊपर एक्स्ट्रा, वहां से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो मेरा टारगेट सेट करूंगा। मैं टारगेट क्या सेट करूंगा? मुझे इतनी यूनिट्स तो सेल करने पड़ेंगे, तब जाके मैं ना ही प्रॉफिट पे हूं ना ही लॉस में हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 लाख क्या है बोलो? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कितना है? 2 लाख डिवाइड बाय 200 कितना है? मतलब इतना तो मैंने बेचना चाहिए, इतना मैंने बेच दिया कि अरे ये नहीं है, ठीक है, इतना मैंने बेच दिया ऐसा नहीं, इतना मुझे बेचना पड़ेगा, ये मैंने डिसीजन लिया है। कितना बेचूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूं। आप बोलोगे सर इतना हमने सोचा तो थोड़ी ना बेचा जाता है, मैं सही वही बोल रहा हूं। आप सोचोगे तो उस पर काम करोगे। मैंने जैसा पहले लेक्चर में बोला, आप 90 के बारे में सोचो, 90 के बारे में, मतलब 90 मार्क्स के बारे में। ठीक है? तो नहीं तो 90 के अलग अलग मीनिंग निकालते हंसने लगता है। ठीक है? आप 90 मार्क्स के बारे में, ये नहीं 90 कैसे बताऊं, हाँ 90 मार्क्स के बारे में सोचो। ठीक है? तो 90 मार्क्स के बारे में सोचोगे तो उसके ऊपर काम करोगे। क्लियर? तो आपके दिमाग में एक होना चाहिए ना कि ये अपना पहला टारगेट है। ठीक है? तो ये टारगेट आपका सेट करो कि 1000 यूनिट्स तो आपने प्रोड्यूस करने चाहिए, तब जाके मैं प्रॉफिट पे भी नहीं हूं, लॉस पे नहीं। हाँ, अगर मैं एंड में जाके सोचूंगा, साल खत्म हो गया और मैं ये देखता हूं, ठीक है, कि 1000 यूनिट्स सेल हो गए, मेरे दिमाग में आंकड़ा बन गया ना 1000 सेल हो गए, मुझे क्लियरली क्या होगा कि नहीं ठीक है हम ब्रेक इवन पॉइंट पे, और मैंने 1500 सेल कर दिए इस साल, क्या होगा? मैं खुश हो जाऊंगा। 1500 बेच दी, ज्यादा बेच दी। तो कितना ऊपर जो 200 मिला, ऊपर जो 200 मिला कितनी यूनिट्स के पीछे? 500 यूनिट के पीछे। मैं क्लियरली प्रॉफिट समझ रहा हूं ना, मुझे अकाउंटिंग में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है इतना डिटेल में। समझा? मुझे क्लियरली समझ में आया है कि 200 रुपए पर यूनिट मेरा बच रहा था और 500 यूनिट मैंने बेच दिए। सर लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अरे वेरिएबल कॉस्ट लेस करके ही 200 आए थे। 500 रुपए में से 300 लेस किए वेरिएबल कॉस्ट, तब जाके 200 आए थे ना। ठीक है? तो 200 जो था वो कंट्रीब्यूशन था, या तो फिक्स कॉस्ट के लिए जाएगा और ऊपर बच रहा है तो मुझे मिलेगा, ये मेरे लिए। इसमें मैं कुछ भी कर लूं, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लूं या प्रॉफिट वहां पे कमा लूं, ये मेरा है। मुझे बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करना है अभी। तो इस वजह से उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। क्लियर? डन? अभी यहां पे और एक एग्जांपल वहां पे देख लेते हैं, छोटा सा। देखो यहां पे
कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट Z by incurring breakup of cost are as follows. पहला 1 डायरेक्ट मटेरियल, at ₹10, टोटल कितना हो गया देखो 10,000 यूनिट बनाते हैं ना, और 1 यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है 10, तो टोटल कितना हो रहा है 1 लाख बराबर। आगे ऑब्वियसली ये मटेरियल की जो कॉस्ट है ये जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा 1 यूनिट से भी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट से भी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 10 रुपए से बढ़ने वाला है। इज इट क्लियर, सिंपल है ना। ठीक है, तो दूसरा है डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑब्लिक लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ये है एट 8 पर यूनिट। सो टोटल कितना है, टोटल ₹80,000, मतलब 10,000 यूनिट बनाओगे पर यूनिट आपको 8 रुपीज डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली किसको देने पड़ते हैं, वर्कर्स को। आपको पता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यूनिट वाइज पैसे मिलते हैं। आपने कितने यूनिट्स बना दिए, जैसा मुझे पता है, ठीक है, मैं बचपन में जहां पे मतलब मेरे क्या बोलते हैं नाना जी के वहां पे जाता था, ठीक है, तो वहां पे मैंने आजू बाजू में देखा था, वहां पे एक फैक्ट्री उनको मटेरियल देती थी, ठीक है, और वहां पे बीड़ी रोलर्स थे वहां पे बाजू में, ठीक है, वो वहां पे क्या रहते थे, वो क्या करते थे, ठीक है, एक बीड़ी रोल करके वहां पे जितनी बनती थी, ठीक है, पर यूनिट उनको कुछ पैसा मिलता होगा, दिन भर में उन्होंने 1000 रोल बना दिए, ठीक है, तो उनको मान लो कि 10 पैसा मिलता होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 1000 उन्होंने बना दिए, ठीक है, तो उस केस में उनको कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। क्लियर। या अभी अभी जो मार्केट होता है ना, जैसे यहाँ पे मंडई है, ठीक है, मंडई है या जो फ्लावर का मार्केट होता है उसके आजू बाजू में बहुत से लोग जो है वो इसका काम कर रहे होते हैं। कौन सा काम कर रहे होते हैं कि उनको क्या करना होता है कि वो सामने वाले पर्सन उनको फ्लावर्स लाके देते हैं, दुकानदार मटेरियल देते हैं कि धागा लगता है, सुई लगती है, ठीक है, निडल, ओके, वो सब वहां पे लाके देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ये हार इस टाइप का बना के देना है, और एक हार बनाने के लिए तुम्हें कितना मिलेगा 10 रुपए मिलेगा। बड़ा हार हो तो उसके इसमें 10 रुपए 20 रुपए जो भी है वो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, वहां पे तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर एक भी मैं हार एडिशनल बना लेता हूं तो उस केस में मुझे उनको कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है 10 रुपए 20 रुपए जो भी है। वैसे यहां पे ये बोल रहे 8 रुपीज देने ही पड़ते आपको, ठीक है। या आप उतना प्रोडक्ट करने के लिए एक आदमी इतना लगता है, मतलब कितना, जिसे हम 15,000 की सैलरी देते हैं, जो वहां पे मशीन पे काम कर रहा है, और वो एक दिन में या मतलब एक महीने में कितना बना लेता है, लगभग 15,000 यूनिट बना लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको 15,000 देते हैं, उन्होंने 15,000 यूनिट बना दिए या बनाता ही है, तो उस केस में पर यूनिट कितना लग रहा है 1 रुपीज कॉस्ट लग रही है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है पर यूनिट बेसिस पे। या तो आपको पर यूनिट ऑलरेडी पता होता है या आप कैलकुलेट करके रखते हो। जहां पे मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, तुम एक क्या बना दो, माला बना दो, और एक माला का आपको कितना मिलेगा 10 रुपीज मिल जाएगा। वहां पे तो क्लियरली पता है कि मैं एडिशनल एक माला उसके पास से बनवा लूंगा तो 10 रुपीज मांगने वाले, वो बाहर ही जाएगा पैसा, ये तो क्लियर है, ठीक है। या फिर मैं उसे फुल टाइम रखता हूं तो मैं ये देखूंगा महीने भर में कितना बना सकता है, ठीक है। जो माला बनाने के लिए मैंने काम पे रख दिया, ये महीने भर में कितना बना सकता है। मान लो कि वहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं 1000 बना सकता है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूं 10,000, तो मैं बोलूंगा एक माला बनने के लिए लगभग 10 रुपए लग रहा है,
मतलब दो तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है, तो डायरेक्टली आपको पता है या फिर आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि एक माला बनाने के लिए कितना वहां पे आप एम्प्लॉय को ऑन एन एवरेज पे करो। ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वहां पे कस्टमर आ गया, कस्टमर को बोला वो कितने में हार है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि एक हार जो है वो 10,000 रुपीज, 10,100 रुपीज का है। आप बोलोगे ये कहां से आ गया? आप बोल रहे हो देखो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, ठीक है, और फूल जो है ऊपर के उसके कितने 80 रुपए और 20 रुपए मेरे प्रॉफिट के। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा, वो 10,000 बोलेगा महीने भर थोड़ी ना मेरे लिए काम कर रहा है, वो क्या बोलेगा महीने भर थोड़ी ना मेरे लिए काम कर रहा है, वो तो काम कितना एक हार बनाने के लिए कर रहा है, तो आप एक हार का चार्ज लगाओ ना उसमें, एक महीने का क्यों लगा रहे हो? तो आपको ये एवरेज क्वांटिटी कितनी बनती है उस बेसिस पे आपको पर यूनिट कॉस्ट निकाल के रखनी पड़ती है। क्लियर? तो यहां पे आपको डायरेक्टली मैक्सिमम केस में आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी जाती है, बट प्रैक्टिकली भी कंफ्यूजन होता है कैसे होता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया दो तरीके से वहां पे हो सकता है। थर्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेरिएबल है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। अगले जो फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम कॉस्ट शीट पढ़ने वाले हो। कॉस्ट शीट में मैं आपको बता दूं पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस क्लियर कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको खुद ही पता चलेगा कि इसके बाद में कौन सी कॉस्ट आने लगी। मतलब कॉस्ट शीट आप बनाओ, मतलब मैं बनाने से बेटर है आप बनाओ कॉस्ट शीट कि क्या ऐड होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ वहां पे आपको डाल दूंगा सामने, वो बोलूंगा कि इसमें ये ऐड होता है उसमें ऐड होता है, आप याद करना स्टार्ट कर दोगे। आप बनाओ कॉस्ट शीट, मैं आपको पूरा प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। कॉस्ट शीट आप बनाओ पहली बार, किसमें ये होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इस तरह से एंड में कॉस्ट आनी चाहिए, प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, ये सभी चीजें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी वहां पे आप बता दोगे। दूसरा, ठीक है, तो टोटल कितना 2, 10,000 इंटू 2। नेक्स्ट 4 क्या है, फिक्स ओवरहेड, कितना रुपीज 1,50,000। हाँ देखो यहां पे आ गया, मैंने जो बोला था बार बार आपके दिमाग में डाला था, अप टू वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। ओहो, इससे क्या मतलब बनता है, अप टू द वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। भाई 50,000 तक फिक्स है, बाद में वेरिएबल हो जाएगा। मतलब 50,000 यूनिट्स तक ये कॉस्ट मेरे लिए इतनी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। मतलब ऐसा इतनी ज्यादा मैंने बोला कि है इंपॉर्टेंट है, इसे ही मुझे रिकवर करना है, तब जाके मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। इज इट क्लियर है? बट जब मैं बोलूंगा एक यूनिट, अगला एक यूनिट प्रोड्यूस करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगला एक यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो अगले एक यूनिट के साथ साथ क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो उस वक्त ये कॉस्ट बढ़ेगी क्या? नहीं, कैसे पता चला क्यों नहीं बढ़ेगी? अप टू 50,000 आप अभी कौन से लेवल पे हो, 10,000, तो एक यूनिट बढ़ाने से इसमें थोड़ा चेंज होगा। मेरा कैलकुलेशन और बिगड़ जाएगा जब ऑलरेडी मैं 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं। ऑलरेडी मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, 50,000, और उस वक्त मुझे सोचना पड़ रहा है 50,000 से एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो मेरा कैलकुलेशन हिल जाएगा। उस वक्त मुझे क्या है, मैं एक प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं लेवल चेंज कर रहा हूं, प्रोडक्शन लेवल चेंज कर रहा हूं। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रोडक्ट चेंज करना अलग बात है और लेवल चेंज करना अलग बात है। इज इट क्लियर? तब जब मैं 50,000 लेवल पे जाऊंगा, 50,000 लेवल के बाद मैं सोच रहा हूं अगला यूनिट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, मैं अगले लेवल पे जा रहा हूं, ठीक है, तो उस वक्त कॉस्ट बहुत बड़ी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसा मैंने बोला कि एक हॉल है जिसमें 100 के स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें 70,000 रुपीज क्या है, रेंट है, तो मैं अगर और 10 स्टूडेंट बनाना चाहता हूं तो मुझे डायरेक्टली अगला हॉल, बड़े कैपेसिटी का हॉल लेना पड़ेगा, वो 200 कैपेसिटी का आता है, 200 कैपेसिटी का आता है। और बहुत सी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिविजिबल नहीं होती। डिविजिबल मतलब क्या, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलती है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मुझे 100 कैपेसिटी का हॉल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 स्टूडेंट बढ़ गए तो मुझे 110 कैपेसिटी का हॉल मिलेगा। या मेरे पास 2 ही स्टूडेंट्स आने वाले बैच को मैंने पहली बार स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आपको पता है पहली बैच में 2 ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कम स्टूडेंट्स रहते पहली बार, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी वहां पे स्टूडेंट्स कम ही थे, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे 2 स्टूडेंट्स का हॉल दे दो, ऐसा नहीं कह सकते ना कि मुझे 2 स्टूडेंट्स का ही चाहिए, ठीक है। 2 स्टूडेंट मतलब ये जो मेरा डेस्क है यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा हो जाए। इतना हॉल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कहना क्या है कि फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम ये है, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलते। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते तो वेरिएबल कॉस्ट ही होती। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते तो वेरिएबल कॉस्ट ही होती। कैसे? एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे हॉल मिल रहा है, 2 स्टूडेंट के हिसाब से हॉल मिल रहा है, 3 स्टूडेंट के हिसाब से मिल रहा है, मतलब क्या हो गया ये
जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है। फिर तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही हुई, फिक्स कॉस्ट कहां पे? फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम ही यही है कि आपको एक बल्क में अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है, ठीक है, एंड देन उसे रिकवर करना पड़ता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपके यूनिट के हिसाब से वहां पे आपको खर्च नहीं आता। इज इट क्लियर? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ऐसे केस में वहां पे बोला 1,50,000 अप टू, ठीक है। तो यहां पे देखो, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। सर मैंने इसके पहले डैश डैश सर से लेक्चर लिए थे, इतना डिटेल में नाम मत लेना बेटा यहाँ पे, ठीक, किसी टीचर का नाम मत लेना प्लीज, कलेश करवा दोगे आप। और जो टीचर का आप नाम ले रहे हो वो मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं भी उनको जानता हूँ अच्छे से, इस वजह से मैं आपकी कमेंट डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी मार्जिनल कॉस्ट देखो, अभी इसमें मैं एक और थोड़ा सा ये बढ़ाने वाला हूं, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, और एक थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं, जस्ट मिनट। नहीं तो ये अगला क्वेश्चन ही कर ले, पहले ये समझ लेते हैं। उसमें वहां पे क्या होने वाला है? बैच चेंज होने वाला है। बैच का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था एक बैच में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं? 100। ठीक है, एक हॉल में कितने बैठते हैं? 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट टाइम भी ऐसा सिचुएशन आया था जब पहली बार स्टार्ट किया था कि बैच वहां पे क्या है कि अपनी पहली फुल हो गई तो मॉर्निंग बैच अलग से खोल दी थी हमने, ठीक है। तो वहां पे क्या था, कैपेसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, कैपेसिटी से आगे नहीं जा सकते, तो इस वजह से वो सेकंड बैच बन गई थी। समझ आ गया? वो क्या बन गई थी? सेकंड बैच, कि उसके आगे वहां पे बैच लेवल का एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है, एक यूनिट का नहीं, एक स्टूडेंट का नहीं बढ़ता है, ओवरऑल बैच का एक्सपेंस बढ़ता है। समझा ना क्या बोल रहा हूं? अगर हॉल की कैपेसिटी उस वक्त वहां पे 100 थी और अपने पास 90 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, और हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 40 स्टूडेंट आने वाले, और 40 स्टूडेंट आने वाले, तो हमने ये डिसीजन ले लिया और 40 स्टूडेंट्स अगर आने वाले, तो इस केस में मैंने क्या करना चाहिए? सेम एडजस्ट हो ही नहीं सकता, 100 की कैपेसिटी है, 90 तो ऑलरेडी बैठ रहे हैं, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूं? 10, और एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? 30, और अपने पास ऑलरेडी एक हॉल भी है उस कैपेसिटी का, भाई भाई उतनी कैपेसिटी बिठाने वाला हॉल भी है, ठीक है। ये चीजें आपने देखी हुई है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि वहां पे क्या हो गया, सेकंड बैच अनाउंस की गई थी, सिर्फ आपको इसके पीछे का कैलकुलेशन पता नहीं था। जब ये कैलकुलेशन पता चलेगा तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ये तो ठीक है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, और यही चीज नॉर्मल आपको यहां पे करनी है, ठीक है। बट वो नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे तो नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल तरीके से मतलब क्या, समझ के कि कैसा वहां पे क्या कैलकुलेशन होता है। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि नहीं सिर्फ फॉर्मूले रटते जा रहे हो, देन ये नॉर्मल नहीं है। आप कितने स्टूडेंट से पूछ लो, अगर आपको आपने किसी से बात की हो तो कॉस्टिंग का नाम जरूर सुना होगा, कॉस्टिंग वहां पे ध्यान देना उस पर, ठीक है, वो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है, या उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये स्कोरिंग भी है और फेल करने वाला भी, दोनों भी है। कुछ लोग बहुत स्कोर कर लेते हैं, कुछ मतलब कुछ लोग पास होते ही नहीं। बीच में वहां पे न्यू सिलेबस जब आ गया तो सबसे ज्यादा लोग खुश किस बात से थे? ठीक है, फाइनल से कॉस्टिंग खट गए, ठीक है, क्योंकि मेरे पहचान में 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कितने मतलब 8-10 अटेम्प्ट हो गए, वो सिर्फ कॉस्टिंग में फेल हो रहे, सिर्फ कॉस्टिंग में फेल हो रहे। और कॉस्टिंग देखो क्या होता था, इंटर से फाइनल लेवल पे जाने पे, फाइनल पे पूरा डिसीजन मेकिंग पे शिफ्ट होता था। पूरा किस पे शिफ्ट होता था? डिसीजन मेकिंग। अभी तो भी क्या है कि आप फॉर्मूला डाल दो, उसमें नंबर डाल दो, तो वहां पे आंसर कुछ केस में आ जाए, एटलीस्ट पास होने तक पहुंच जाओ। बट वहां पे कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग पे जाता था, और डिसीजन मेकिंग तभी हो सकती है जब आप फॉर्मूले से आगे बढ़ के उसे लॉजिकली समझना स्टार्ट करो, क्या करना चाहिए, ठीक है। आप फॉर्मूला बेसिस पे चल रहे हो ना, तो कॉस्टिंग आपके लिए फाइनल लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। अभी भी डिसीजन मेकिंग है बट कंप्लीट नहीं है, 100% नहीं, ठीक है। मतलब 50% ऐसा आ जाता है कि आपने वहां पे समझ के ले लिया, तो आप क्या है, एडजस्ट करके वहां पे जुगाड़ करके वहां पे आंसर निकाल, ठीक है, पूरा नहीं। बट फाइनल लेवल पे गए तो पूरा क्या था, इट वॉज केस स्टडी आ जाती थी, और केस स्टडी में से आपको बताना पड़ता था कि क्या करना चाहिए इन्होंने, क्या नहीं करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें। तो वहां पे इतने स्टूडेंट जो लॉजिकली क्लियर नहीं हो, तो वो तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही पाओगे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट खुश थे, कॉस्टिंग फाइनल से चला गया, ठीक है। बट अभी अगर आप मेरे पास से पढ़ते तो शायद से फाइनल लेवल पे इतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वही हम सोच के आगे बढ़ रहे कि लॉजिकल डिसीजन कैसे लिया जाए।
ठीक है, चलो कैलकुलेट कर ले मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलो मैं यहां पे दो लेवल बना लेता हूं, पर्टिकुलर्स 10,000 यूनिट्स एंड 10,001 यूनिट्स ना। तो कितना चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट। वन डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल, कितना लग रहा है बोलो, 10,000 यूनिट पे कितना लग रहा है, 1 लाख ना। टोटल में लिखो 10 रुपीज है, मुझे एडिशनल निकालना है, तो टोटल में कितना चेंज हो रहा है वो मैं देखूंगा। पहले 1 लाख था, अभी कितना होगा, अभी कितना हो जाएगा 1,10,000। कैसे हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया तो 10 रुपए से डायरेक्ट मटेरियल बढ़ रहा है, पर यूनिट 10 रुपीज है, 10 रुपए से बढ़ गया। दूसरा बोलो, डायरेक्ट लेबर, जो मुझे वर्कर को पैसा देना पड़ रहा है पर यूनिट, वो के पहले कितना था 80,000, और कितना 1,08,000 ना, 8 रुपीज से बढ़ जाएगा, वो भी कितने से बढ़ जाएगा, 8 रुपीज से बढ़ जाएगा। थर्ड, अच्छा मैं 1 यूनिट पे ले रहा हूं, अगर आपको ऐसा की डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगले 10,000 यूनिट वो इतने पे मांग रहे हैं, तो आप क्या कर दो, यहां पे एक लेने की बजाय आप यहां पे कितना ले लो, 10,000 एक लेने की बजाय कितने ले लो, 20,000 ले लो। समझा ना, अगर आपको डिसीजन मेकिंग किसकी करनी है, और 10,000 एक ऑर्डर आ गई, वो मांग रहे हैं हमसे, वो थोड़ा सस्ते में मांग रहे हैं, तो कितने में बेचना चाहिए, क्या ये अफोर्डेबल है कि नहीं। ओके, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी 10,000 यूनिट पे रिकवर हो चुकी है, ठीक है, तो अगले 10,000 प्रोड्यूस सेल सस्ते में कर सकते हैं क्या, समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसमें इसी को ही क्या करना है, 10,000 की जगह पे क्या करना है, लेवल 20,000 कर देना, और उसमें फिक्स ओवरहेड को कंसिडर करना है क्या, नहीं करना है। क्यों, 50,000 यूनिट तक सेम है, वो तो पहले मैंने 10,000 बेचे थे तब भी रिकवर हो रहा था, तो अगले 10,000 बेचूंगा तो उसमें तो मुझे क्या मिलेगा, जो भी है एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया ना, 10,000 50,000 यूनिट तक वो कांस्टेंट है, 50,000 यूनिट तक, इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ऐसा बोला गया है। अगर यहां पे ऐसा बोला जाता वो डिसीजन, मतलब वो कैलकुलेशन में आगे जाएंगे, 50,000 यूनिट तक यहां पे लिखा है ना, कहां पे, अप टू वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स, तो मुझे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता फिक्स ओवरहेड से, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी वो हम देख रहे हैं। कुछ बोल रहे थे क्या, अरे हाँ ऊपर का मैंने लिख दिया, फ्लो में कभी 80,008, क्लियर, आगे 80,008, आगे बोलो, और क्या, वेरिएबल कॉस्ट ना कितनी, 20,000, 2 यहां पे 2 रुपए से बढ़ गया, क्लियर। मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं आगे, तो अभी मैं वहां पे फटाफट लिख रहा हूं एक्सप्लेन करते करते, ठीक है, बट आगे कैलकुलेशन वहां पे आपको ही करने बोलूंगा, क्योंकि आपका ही इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके लिखते जा रहा हूं, आप वहां पे देख रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बनता, कैलकुलेट तो आपको ही करना है, और एग्जाम में जाके आपको यहीं से प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन की, क्लियर। ठीक है, तो चलो मैं आपकी कंसेप्ट समझने में मदद करूंगा, आप मुझे कैलकुलेशन में मदद करना। डील डन। फिक्स कॉस्ट बोलो, 1,50,000 और 1,00,000, यहां पे तो चेंज नहीं हो रहा है, ये सुनो, यहां पे तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताओ, अभी आपको चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज 1 लाख से यहां पे कितना 10, 8, यहां पे कितना 2, यहां पे कितना 0, बराबर ना। अभी यहां पे देखो सभी लोग, अगर फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज आने वाला था तो यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता, और यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता तो आपके डिसीजन मेकिंग में आगे चेंज में दिखाई देता, और जितना चेंज हो रहा है उससे कम तो हम किसी से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, लॉजिकल है ना। अगर मैं उनके लिए इतनी कॉस्ट बढ़ा रहा हूं तो उससे कम पैसे लेके क्या मतलब बनता है,
आज मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर अगला यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे कितना लग रहा है, बोलो 20 रुपए, 20 रुपए एडिशनल लग रहा है। तो कोई बोलता है कि एक काम करो तो 25 रुपए में दे दो, तो भी मैं सोच सकता हूं, 22 रुपए में दे दो तो भी मैं सोच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ रहा है लेवल चेंज होने से, वो कितना करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज 20 पे करना पड़ रहा है। तो उससे कम तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। बट यहां पे अगर कोई चेंज आ जाता है, जो हम आगे देखने वाले, अगला जो सिचुएशन है उसमें हम देखने वाले, वो भी क्लियर कर लेंगे। मतलब फिक्स कॉस्ट लेवल पे कोई चेंज अगर आ जाता है तो आपका डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये तो समझ में आ गया, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, और आप डिसीजन इस कॉस्ट के बेसिस पे ले सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट का फोकस जो चेंज हो रहा है उस पर, टोटल कॉस्ट में इतना फोकस नहीं है। इससे आगे एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक पढ़ेंगे हम, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें टोटल कॉस्ट पे ज्यादा फोकस होता है। बट दोनों के क्या बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जो है वो उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट आप जब डिसीजन लोगे एडिशनल यूनिट के लिए तो ऑब्वियसली ज्यादातर इस पे ध्यान होता है कि मुझे कितना एडिशनल खर्च होने वाला है, क्लियर। तो 20, राइट। आगे नेक्स्ट, ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला जो एग्जांपल है ना, वो भी आप देखते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे बहुत होता है। कैसे? ऑफलाइन ऑनलाइन आपने हमेशा देखा होगा, ऑफलाइन जो है वो थोड़ी सी फीस ज्यादा रहती है, थोड़ी सी मतलब 2 गुना ही रहती है लगभग, और ऑनलाइन में फीस जो है वो क्या रहती है, आधी रहती है। तो ऐसा क्यों? वहां पे मुझे फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है ना वहां पे मुझे कुछ, और या इस फिक्स कॉस्ट से उसको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ आ गया ना, फिक्स कॉस्ट वहां पे इनकर नहीं हो रही है या ऑलरेडी बिजनेस में हो रही है, बट उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वहां पे मैं कुछ पढ़ा दूं, ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल मुझे कुछ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं करनी पड़ रही, है ना। समझ में आया क्या? दूसरा, फिर मैं वहां पे क्या सोचता हूं, फिर मुझे वहां पे क्या खर्चा है, नोट्स का ही खर्चा है। वहां पे मुझे क्या किसका खर्च है, उनको मुझे नोट्स और वो डिस्पैच जो है और वो जो इंक्रिप्शन करके जो सीरियल की भेजनी पड़ती है उसका खर्चा है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे दिमाग में क्या होगा कि वहां पे अगर यहां पे कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाती है, यहां पे मेरी अगर कॉस्ट रिकवर हो जाती है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है उनको मैं थोड़ा सा कम प्राइस पे बेच सकता हूं। तो यहां पे यही लॉजिक पे चल रहा है कि जो ऑनलाइन जो है वहां पे थोड़ा सा कम प्राइस पे रहता है, तो वहां पे भी वो किसको कंसिडर नहीं करे, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करे। बट जब फेस टू फेस चलता है मुझे फिक्स कॉस्ट कंसिडर करनी ही पड़ती है, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा सा लॉजिक यूज करके प्राइसिंग डिसाइड करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्लियर। आगे तो यहां पे आगे इसी इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो ये क्या था, थोड़ा सा कंपनी प्रोड्यूसेस लिखो यहां पे, क्या कंपनी प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स incurring total cost of टोटल कॉस्ट ऑफ 4,80,000, कितना 4,80,000, 4,80,000 are as follows. डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना है, 1,00,000। डायरेक्ट लेबर ऊपर के इस क्वेश्चन में चेंज है, एट ₹8 पर यूनिट,
रुपीज, यहां तक सेम है। आप बोलोगे सर ऊपर का और यहाँ पे, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या हो रही, चेंज हो रही है। 4,80,000 है, पहले थी 3,50,000, तो कुछ चेंज होने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड एट रुपीज 2 पर यूनिट, रुपीज 20,000। जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं उन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर देखना चाहिए था, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, ठीक है, कि इससे पहले वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि वही इसका बेस है आज के एक्सप्लेनेशन का। एक लेक्चर आप वहां पे आपसे मिस हो जाएगा, अगले लेक्चर में वही कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि मैं दूसरे लेक्चर में रिवाइज करवा सकता हूं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करवा सकता, ठीक है, रिवाइज करवा सकता हूं, रिवाइज करता ही हूं, आपने बोले बिना मैं आने के बाद में रिवीजन लेता ही, रिवाइज हो सकता है, बट पूरा फिर से एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जितना वहां पे रेगुलर रहोगे आप बहुत स्मूथली ये सब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे। क्लियर, आगे अभी कहां पे चेंज है, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट एट रुपीज 1,200 फॉर प्रोडक्शन रन 100 units can be manufactured in a run। एक बार मशीन चलेगी ना तो 100 यूनिट बना देती है, फिर से उस मशीन को नॉर्मलाइज करना, साफ करना, बराबर, मतलब एक बार वो मशीन स्टार्ट हो गई तो क्या बनाती है, वो एक ही मंच में वहां पे क्या 100 बना देती है, ठीक है। फिर से उस मशीन को क्या करना पड़ता है, फिर से नया मटेरियल उसमें डालना पड़ेगा अगले 100 यूनिट के लिए, बराबर, नया मटेरियल। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार आपने इनपुट डाल दिया तो इनपुट को यूज करके क्या कर देगी, 100 बना देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे मान लो कि क्या है, आपके घर पे मान लो कि वो जो होता है ना आटा बनाने वाली मशीन मिलती है, तो उसकी भी कैपेसिटी होती है, बराबर, पता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, कितने कितने लोगों के घर पे है, क्या कैपेसिटी क्या है, ऐसा कुछ है उसका, कितने वहां पे क्या डाल सकते हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं, इतनी कैपेसिटी पे हम खाते ही नहीं सर ठीक है, मैक्सिमम लेवल कैपेसिटी पे हम कभी गए ही नहीं, ठीक है। तो कुछ है आइडिया, नहीं, ठीक है। तो जो भी है, जहां पे ये मशीन का कहां पे यूज होता है, जहां पे मेस होती है, मेस मतलब खाना बनता है, मतलब वहां पे जो लोग आके खाना खाते हैं, होटल्स में हो गया, ठीक है, तो वहां पे जो है वो इसका क्या हो जाता है कि मान लो 5 किलो कैपेसिटी का है या 3 किलो कैपेसिटी का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 किलो का मटेरियल वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है, वो बन जाता होगा, ठीक है। पूरी जो मशीन, शायद से आपके पास सिर्फ आटा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी मशीन होती है डायरेक्टली वो क्या हो जाती है, ये बन के आ जाती है, रोटी बन के आ जाती है, ऐसी तो नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे मशीन के सामने करके खड़े रहना है, ठीक है, डायरेक्टली रोटी बन के मुंह में, ओके, कुछ करना नहीं है, ओके। तो शायद से आपके पास सिर्फ आटा बनाने वाली हो, मतलब मेरे वहां पे भी घर पे जो है, ठीक है, बाशी में वहां पे भी आटा बनाने वाली मशीन, ठीक है। तो एक लेवल तक अगर उसका है जो पूरी बनाती है, ठीक है, तो उस केस में पूरा एक साथ वहां पे बनाती है, तो उसमें आप एक इनपुट डालोगे, फॉर एग्जांपल वो प्रोसेस कर लेगा, ओके, आप उससे ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में वो क्या है बना देगा, और फिर से वहां पे क्या है कि जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर से दूसरा वहां पे सेट डाल दो, या दूसरा वहां पे 5 किलो डाल दो, वो आगे का बनाना स्टार्ट करेगा। ऐसे सिस्टम में अगर चल रहा है तो ऐसी केस में ऐसी एक मशीन इमेजिन कर लो कि वो क्या करती है, एक बार एक इनपुट डाल दिया तो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में वहां पे क्या कर देते हैं, कितने 100 यूनिट्स बना देती है, उसके बाद में वो स्टॉप हो जाती है। फिर से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ठीक है, अंदर जो भी स्क्रैप है वो निकालना पड़ेगा, मशीन को साफ करना पड़ेगा, ऑयल वगैरह कुछ डालना होगा तो डालना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन वहां पे फिर से इनपुट डालना पड़ेगा, फिर वो अगले 100 बनाएगा। फिर उसमें लेबर का भी काम आ जाएगा कि वो मटेरियल उठा के उसमें डाल दो, वो सभी चीजें वहां पे मिक्स कर दो, वो सभी काम आ जाएगा। तो ये सभी चेंज होने में कितना लग रहा है आपको, कितना लग रहा है, बोलो कितना, 1200 रुपीज हर 100 के पीछे लग रहा है। मतलब आप देखो 100 के मल्टीपल्स में हो तो 1200 वहां पे लग रहा है। अगर मान लो कि मैं अभी, आप देखो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 10,000 ना, 10,000 यूनिट के ऊपर मैं 1 यूनिट जाता हूं, 10,000 यूनिट के ऊपर मैं 1 यूनिट जाता हूं, तो ऑलरेडी क्या हो गया, 10,000 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स, एक बैच में कितने बनते हैं यूनिट्स, 100 एक बैच में कितने यूनिट बनते हैं, 100। तो ऐसे कितने बैचेस हो चुके हैं, कितने करो 100, 10,000 डिवाइड बाय 100 कितने, 100 बैचेस हो गए ना। अभी मुझे अगला 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो मुझे और नया बैच लगाना, समझ में आया, और नया बैच लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पे ये 100 बैचेस में हो चुका है। अगर उस मशीन की कैपेसिटी एक बैच में, एक रन में, एक वहां पे प्रोसेस में 100 ही बनाने की है,
तो वहां पे ठीक है आप उसको बोल रहे हो प्लीज एक ही बना दे एक्स्ट्रा, एक ही, ज्यादा नहीं मांग रहा, एक ही मांग रहा हूं, okay, ऐसा बोलने से वो बना देगी? नहीं बना देगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अगले यूनिट के लिए फिर से वो मशीन सेट करनी पड़ेगी, मशीन सेट करनी पड़ेगी। मतलब अगला एक यूनिट भी आपको 1200 रुपीज का खर्चा दिला सकता है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे ये बैच लेवल चेंज हो रहा है, बैच का लेवल चेंज हो रहा है। मतलब मेरा कैलकुलेशन सिर्फ एक यूनिट पर, एक यूनिट तक अभी सीमित नहीं रह सकता। अगर मुझे अगला एक यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो मुझे अगले 100 यूनिट के बारे में सोचना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ये समझा क्या सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो ये समझा गया यहां तक? ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, मतलब लास्ट क्वेश्चन में उसमें क्या चेंज आ गया समझ में आ गया? ठीक है, कुछ वहां पे चीजें चेंज हो रही है, स्पेशली बैच। ठीक है, आगे फिक्स ओवरहेड सेम, फिक्स ओवरहेड 1,50,000 और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ₹10,000 10,000। अभी यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ जो है वो यहां पे है, एक यूनिट के पीछे डायरेक्ट एक बैच चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने कितने बना दिए? 10,000। ठीक है, अगर ऐसा होता कि वैसे भी हम जब लास्ट बैच बना रहे थे तब 90 ही प्रोड्यूस कर रहे थे, ज्यादा जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ कर रहे थे तो एक से फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑलरेडी आप 10,000 पे प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, 10,000 में प्रोड्यूस करो। जैसे कि आप अगर पैम्पलेट्स प्रिंट करने जाते हो, पैम्पलेट्स प्रिंट करने जाते हो, तो ऐसे केस में आपने कभी प्रिंट किया कि नहीं पता नहीं, और आप प्रॉपर प्रिंटर से पैम्पलेट्स या नोटबुक प्रिंट करवाते हो। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर आपने 1000 की ऑर्डर दी, 1000 की अगर ऑर्डर दी तो हम आपकी कॉस्ट कम कर देंगे। आपने अगर 700 या 800 ले लिया ना तो भी तुम्हें 1000 के ही चार्जेस लगेंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? आपने अगर 800 भी ले लिए तो आपको 1000 के चार्जेस लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे वो मशीन उस तरह से सेट है कि अब वहां पे 1000 क्वांटिटी एक साथ में बनाएगा। आप आगे की क्वांटिटी नहीं बनाते हो तो उतना उसको जितना खर्च आने वाला है वो वैसे भी आने ही वाला है, या उनका वहां पे वेस्टेज आके निकल के आ जाएगा, तो इस वजह से वो आपके पास से उतना ही चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हम हमेशा देखते हैं। मतलब पैम्पलेट्स प्रिंट करते हैं ना, तो उनको अगर बोला कि हमें 700 ही चाहिए तो रेट वहां पे जनरली ज्यादा ही देते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका मशीन ही वैसा है। तो मैं क्या करूं, हम क्या बोलते हैं फिर एक काम कर दो 1000 ही बना लो, वैसे भी वहां पे क्या पैसे लग रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि 700-800 प्रिंट करने से बेटर है 1000 कर ले और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, समझा क्या होता है यहाँ पे? और देन आप वहां पे 2000 पे चले जाते हो, उनको बोलते हो नहीं 2000 3000 प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ी सी कॉस्ट कम कर देते हो। ठीक, वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उनका एक बार ये बन गया, क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं ढांचा, या क्या बोलते हैं उसको, एक अलग नाम है। ठीक है, उसका एक प्रिंट या क्या बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर आगे के प्रिंट्स वहां पे निकलते जाते हैं। ठीक है, नो उसको उनका एक वर्ड है, शायद से ऑनलाइन में कोई हो तो उनको शायद से पता होगा। ठीक है, तो वो तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। वो 1000 के लिए भी सेम रहेगा, और आप उस वक्त 5000 प्रोड्यूस करोगे तो भी वो वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में वहां पे क्या बोलते हैं कि आगे खर्चा नहीं लगेगा। तो अगर आपको पहला 1000 यूनिट जो है वो आपको अगर मिल रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9000 में, पहला 1000 कितने में मिल रहा हो 9000, तो आप अगर 2000 लेते हो ना तो 13000 में देंगे। मतलब आप सोचो पहला 1000 कितने में, 9000 में, मतलब पहला 1000 पैम्पलेट अपने यहाँ पे जो प्रॉपर अच्छे पैम्पलेट बने ना अभी, वो पहला 1000 कितने में हो गया, 9000 में। मतलब पर यूनिट कितना पड़ रहा है, 9 रुपीज, 9 रुपीज पड़ रहा है पर यूनिट, बराबर 9001। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, अगले 1000 आप प्रिंट करोगे ना तो आपको 2000 के लिए 13000 देने पड़ेंगे, या 14 पकड़ के चलो, तो कितना हो गया, कितना हो गया 14,000 डिवाइड बाय 2000 कितना हो गया 7। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं मोल्ड या और एक वर्ड होता है उनके इसमें, यस मोल्ड होता है। मोल्ड आई थिंक वो हार्ड कुछ बनाना हो, मतलब कुछ पार्ट्स बनाने हो तो उसके लिए जनरली मोल्ड होता है। इनका वर्ड कुछ तो भी अलग है जितना मुझे पता है, वो बोलते हैं बट हम इतना याद नहीं रखते, हमें कहाँ पे थोड़ी ना मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलो तुम्हें क्या चाहिए, पैम्पलेट चाहिए क्या, प्रिंट कर लो हमारे पास से, हमें थोड़ा ना फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है तो ठीक है। तो ऐसे केस में वो क्या बोलते हैं कि अगले यूनिट पे मुझे वो बनाना नहीं पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट मुझे नहीं लगी, तो आपसे चार्ज नहीं करूंगा मैं। तो वहां पे 2000 रुपए बच रहे, फॉर एग्जाम्पल 2-3 हजार रुपए बच रहे। तो कहना क्या है कि मुझे वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन लेवल पे फिक्स कॉस्ट अगेन क्या हो गया, रिलेवेंट नहीं उनके लिए, वो तो वहां पे क्या कि वैसे भी नहीं लगने वाला।
क्लियर? तो यहां पे देखो, चलो कैलकुलेट कर लो। अब यहां पे आप पर्टिकुलर कौन से कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर 10,000 यूनिट्स, आगे 4 कॉलम बनाने हैं 10,000 यूनिट्स, बाद में चार आगे 1 2 3 4 4 कॉलम बनाने हैं। चेंज इन कॉस्ट एंड यहां पे लेवल ऑफ कॉस्ट, ये कौन से लेवल की कॉस्ट है? चल पहला डायरेक्ट मटेरियल कितना है, कितना था इस लेवल पे 10,000 पे? 1 लाख ना, डाई बोलते हैं प्रिंटिंग स्टेरियो, ओके यस 1 लाख कितना जाएगा, 1,10,000 ना। चेंज इन कॉस्ट कितना है 10। तो यहां पे ये कौन सा है, ये कौन से लेवल पे देख रहे हैं हम, यूनिट लेवल पे चेंज हो रहा है ना, ये कौन से लेवल पे चेंज हो रहा है, यूनिट लेवल पे चेंज हो रहा है ना, एक यूनिट से चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं यूनिट लेवल कॉस्ट। ठीक है, तो इसे हम यहां क्या बोलेंगे, यूनिट लेवल डायरेक्ट कॉस्ट, यूनिट लेवल डायरेक्ट कॉस्ट। हर प्रोडक्ट के पीछे आपको लग रही है यूनिट लेवल डायरेक्ट कॉस्ट। देन क्या हो जाएगा बोलो, डायरेक्ट एम्प्लॉइज, एटी थाउजेंड कितना आ जाएगा, ऊपर के जैसा 80,000 8 कितने से बढ़ गया 8। ये भी कौन सा है, यूनिट लेवल पे चेंज हो रहा है ना, हर यूनिट के पीछे चेंज हो रहा है। आगे वेरिएबल कितने कॉलम बनाने कैसे डिसाइड कर लिया आपने, एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो भी समझ में आता है उस टाइप का। अगले टाइम अगर ऐसा कुछ दिया है तो आपको ये कॉलम चाहिए होंगे कौन से, पहले केस में तो मुझे कौन से लेवल का ये देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले केस में जो है वो मेनली कौन से थे, यूनिट लेवल पे ही थे पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप के बैच लेवल का भी आ गया ना, कौन सा, एक बैच के बाद में 100 का एक बैच रहता है, उसके बाद में वहां पे बैच भी चेंज हो रही। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जो होता है वो एक प्रोडक्ट के लिए होता है, तो प्रोडक्ट लेवल होता है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेवल होता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक यूनिट वाइज, वो प्रोडक्ट आप एक भी बनाओगे तो भी लगेगा, नहीं बनाओगे तो भी लगेगा, 10,000 बनाओगे तो भी लगेगा, तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए लगता है। ठीक है, किसी एक यूनिट के लिए नहीं लगता है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे एक मशीनरी लेनी पड़ी तो वो मशीनरी का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो मुझे एक यूनिट के हिसाब से नहीं लगा है, अब बनाओ ना बनाओ वो लगने ही वाला है, तो मैंने वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल पे आप जितना भी बनाओगे उसमें वो डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो बोलो आगे क्या है, 20,000 और 20,000 2, तो कितने से बढ़ गया 2, ये भी क्या है यूनिट लेवल है। आगे और क्या है, अभी यहां पे चेंज आ रहा है, मशीन सेटअप, तो पहले कितना था मशीन सेटअप 1,20,000, अभी क्या होगा सेम, एक यूनिट बनाना चाहते हो आप 10,000 के ऊपर, तो अगला बैच 100 का बनाना पड़ेगा हर अगले एक यूनिट के लिए, तो कितना उसके लिए कितना खर्च आने वाला है 1,200, मतलब पहला 1,20,000 है, अभी कितना हो जाएगा 1,21,200। समझा ना, ये कैसे आया, समझ में आ गया एवरीवन, जो ऑनलाइन है वो भी बता दो, यहां पे समझा, ऑफलाइन में डन। तो कितने से बढ़ गया 1,200 से 1,000, ये अभी नहीं यूनिट लेवल नहीं कह सकते, एक यूनिट के लिए खर्चा नहीं है, ये क्या है बैच लेवल है, बराबर एक बैच का खर्चा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बैच लेवल डायरेक्ट कॉस्ट, बैच लेवल देखो सर, अगे ये मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, ये एक यूनिट क्यों बढ़ा रहे हो सर जी, हम बढ़ा रहे या हम बढ़ाना है या नहीं ये डिसीजन ले रहे, बढ़ा रहे या बढ़ाना है या नहीं ये डिसीजन ले रहे, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना ये डिसीजन ले रहे। अभी तुम्हें एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करो,
आपको जब वहां पे आगे जाके डिसीजन लेना होगा तो वो बोलेंगे 5,000 की ऑर्डर आ गई, समझा, 5,000 की ऑर्डर आ गई 5,000 यूनिट की, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं 1 यूनिट का बढ़ा के चल रहा हूं उसे सिर्फ 5,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा। मैं जो 1 यूनिट से बढ़ा रहा हूं ना यहां पे कितना करना पड़ेगा, 15,000 करना पड़ेगा, समझा है। मतलब मैं ये डिसीजन मेकिंग की चीजें बोल रहा हूं, आगे करना ही नहीं करना है आप डिसाइड कर लो, पर करने से पहले आपको सोचना तो पड़ेगा कितने से बढ़ रहा है कॉस्ट। आपको ये 1 यूनिट के लिए लग रहा है कि 1,200 पे बहुत ज्यादा हो गया सर, गलत बात है, वो सामने वाला थोड़ी देगा, बट डिसीजन मेकिंग टाइम पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर आ जाए। ये सिर्फ एक जो है ये मार्जिनल कॉस्ट बोलता है कि अगले यूनिट जितने बोल रहे हैं ना उतने बनाने के लिए कितना प्रोडक्ट कितना कॉस्ट आया, तो वहां पर 5,000 भी हो सकता है ना डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, 6,000 हो सकता है। तो आप ये पहले डिसाइड कर लोगे, कैलकुलेट करके देख लोगे कितना आ रहा है और वो कितना पैसा देने वाला है, तब आप डिसीजन लोगे कि देना है कि नहीं देना है। इज इट क्लियर? तो ये डिसीजन मेकिंग, आगे मैंने पहले क्या बोला कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो हम यहां पे कर रहे हैं, हम बढ़ा नहीं रहे, हम सोचे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और इसमें आप सिर्फ जस्ट क्या करते हो, यहां पे 10,000 यूनिट से 15,000 करते हो तो नीचे कैलकुलेशन चेंज हो जाता है और पता चलता है कितने से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही। इज इट क्लियर? समझा? ठीक है, तो यहां पे बैच लेवल समझा। नेक्स्ट आगे आगे क्या है, फैक्ट्री फिक्स होल्ड। ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं बढ़ाऊंगा 1 यूनिट उनके लिए, और वो बहुत ही करीबी है और वो मांग रहा है 1 यूनिट, मैं कहीं से खरीद के लाऊंगा उसे दे दूंगा, इवन तो मेरी फैक्ट्री, समझा गया कि उसको देने के लिए नहीं है, मैं उसे क्या बोलूंगा, ठीक है मैं देता हूं, उसे ना नहीं बोल सकता, नहीं तो बोलेगा यार कि इतनी फैक्ट्री बनाई तू मुझे एक वहां पे गुड्स नहीं दे सकता, मैं बोलूंगा ठीक है तुझे मैं दे दूंगा, मैं कहीं से वैसा यूनिट खरीद के लाऊंगा एक बार और उसे दे दूंगा, पहचान वाला कोई होगा, ठीक है, उससे मैं बोलूंगा, ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी अगर कोई बैच नहीं है, ठीक है, एक स्टूडेंट बोल रहा है, मेरा मतलब एकदम रिलेटिव है, ठीक है, वो एकदम क्लोज रिलेटिव में आता है, मेरे भाई का ही बेटा है मान लो, ठीक है, वो अगर बोल रहा है कि एक अचानक से और टाइम पे आ गया, वो बोल रहा है जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी महीने में फाउंडेशन की बैच स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो जनवरी महीने में मुझे फाउंडेशन करना है, नहीं अभी करना है मुझे फाउंडेशन, मैं क्या बोलूंगा, एक तो ऑनलाइन ले ले अपना रिकॉर्डेड है, वो बोल रहा है नहीं फेस टू फेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर, ठीक है, मेरे पहचान वाले अच्छे टीचर है, वो भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो एक काम कर उनकी बैच स्टार्ट हो वहां पे जा, मेरे पास मत आ, एक स्टूडेंट के लिए मैं अगर वहां पे पूरा हॉल यूज करने लगा, ठीक है, और इतना टाइम मैं देने लगा आफ्टर बिजी शेड्यूल या जो भी चल रहा है, ठीक है, तो ये सेंस नहीं बनता ना, तो मैं भी वहां पे वही करूंगा, ठीक है, ऐसे केस में जहां पे हमने प्रोड्यूस करना सेंस नहीं बनता वहां पे हम ना बोल देंगे, ठीक है, ये तो है, बट डिसीजन तो पहले लेना चाहिए कि ये अफोर्डेबल है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिक्स हो कितना, वो तो सेम है ना, 1,00,000 50,000 1,00,000 50,000 यहां पे डैश, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट, और ये अगला क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, और ये भी क्या है प्रोडक्ट लेवल, वो मशीन जो है प्रोडक्ट बनाती है ना, चलो हो गया, कैलकुलेट कर लो कितना चेंज आ रहा है, चेंज पे ध्यान देना, चेंज पे कितना आ रहा है, 1,220 ना, 1,220, अभी एक मुझे बताओ, इसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, नहीं, मार्जिनल मतलब एडिशनल, सिंपल है, ठीक है, ये एडिशनल कॉस्ट लग रही है, इज इट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट का नहीं है ये, ठीक है, बैच वहां पे चेंज हो रही, बात को समझो, ये भी मार्जिनल कॉस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्जिनल कॉस्ट नहीं, बट ये मार्जिनल कॉस्ट आप कहां पे कंसिडर कर सकते हो, फॉर द बैच, एक बैच पूरा चेंज हो रहा, समझ आया, फर्क समझ में आया, बैच बैच, आप ये तभी इस लेवल पे या इस तरह से जा सकते हो जब आप बैच चेंज कर रहे हो और अगला 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, इसीलिए समझ में आया, ठीक है, तो वहां पे लिख लेना, लिख लेना, in this case direct cost for
प्रोड्यूसिंग direct cost of producing next one unit is rupees 1220, but it is not the marginal cost. It is not the marginal cost of producing one extra unit. It is not the marginal cost of producing one extra unit. Rather, it is marginal cost of running one extra production run oblique batch. One extra production run oblique batch. ठीक है, तो यहां पे आप अगर 100 यूनिट बढ़ाते हो, यहां पे 100 यूनिट बढ़ाते हो तो आपको उस खर्चे का कुछ ज्यादा, सॉरी यहां पे 100 यूनिट बढ़ाते हो एक की जगह पे, देन ये सेंस बनता है, मतलब ये आप जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये बैच का कॉस्ट हो रहा है, मतलब आगे बैच कॉस्टिंग एक कंसेप्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? बैच कॉस्टिंग आपके। तो उसमें ये आपको हेल्प हो जाएगी कि उस वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि एक यूनिट चेंज करने से या हम बैच चेंज कर दे या नहीं। ठीक है, मतलब यहां पे क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्टली बैच चेंज हो रहा है और बैच के हिसाब से क्या बढ़ रहा है? कॉस्ट भी बढ़ रही है। और बैच लेवल पे जो कॉस्ट होते हैं, बैच लेवल मतलब क्या, जैसे कि अगेन, ठीक है, अगेन वहां पे हम यहां पे जो क्लासेस बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैचेस ही बोलते हैं ना। ठीक है, बैच स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसा वहां पे बोलते हैं। ठीक है, कि क्या इस ये जो अभी चल रहा है ये स्टार्ट हो गया इस लेवल से, एक पर्टिकुलर डे पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में दूसरी बैच जो है वो बीच में कहीं पे स्टार्ट हो जाएगी, मे बी फाउंडेशन की, वो इस लेवल पे जाके खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसी केस में आपको देखना पड़ता है बैच के हिसाब से क्या कॉस्ट चेंज हो। बहुत से केस में टीचिंग में बैच लेवल पे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में एक बैच चल रही, आफ्टरनून में एक बैच चल रही, तो फिक्स ओवरहेड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और जो नोट्स देने वो तो वेरिएबल कॉस्ट में वहां पे आ जाएगा। तो बहुत से केस में फर्क बैच लेवल पे फर्क नहीं, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, वो तो वहां पे क्या रहेगा? सेम। बाकी बैच लेवल पे एक चेंज हो सकता है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, एसी यूज होगा, और वहां पे एक स्टूडेंट आए तो भी एसी इतना ही यूज होने वाला है, लाइट उतनी ही यूज होने वाली है। और वहां पे अगर 100 का कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? एसी उतना ही यूज होने वाला है। तो वहां पे मेरा एक डिसीजन फैक्टर चेंज हो सकता है। समझा गया? अगर मेरे पास ऑलरेडी हॉल है तो मैंने 10 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? एडिशनल 10 स्टूडेंट को अलग बैच में। ठीक है, मैंने जो बोला था 100 तक स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और 10 आना चाहते हैं, तो मैं अगले 10 लोगों को इसी दूसरा हॉल तो नहीं ले सकता। दूसरा हॉल कितने का है? 200 की कैपेसिटी का। तो इन 10 स्टूडेंट को अलग से बैच में पढ़ाऊं क्या? तो ये भी तो आता है ना अगला डिसीजन। टाइम अवेलेबल है, स्लॉट मॉर्निंग में बैच हो गई तो उसके बाद में स्लॉट अवेलेबल है, तो स्लॉट अवेलेबल है, हॉल में टाइमिंग अवेलेबल है, हॉल ओपन रहता है, तो एक इसमें मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे उस केस में क्या होने वाला है? हॉल तो अवेलेबल है, तो उनको नोट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स की कॉस्ट वहां पे एडजस्ट कर देंगे, फिक्स ओवरहेड का तो कोई टेंशन नहीं। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो रिकवर होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसी केस में और फिक्स ये इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस वहां पे जो टीचर का पेमेंट होता है वो वहां पे कंसिडर कर लो। अगर वो मिल रहा है तो ऐसे केस में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बैच आप बना सकते हो। ठीक है, और आपको लगे सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होता है, आपको आइडिया नहीं होगी। यहां पे ओके, नीचे का हॉल और ये हॉल मिला के इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है दैट इज पर मंथ 25,000 समथिंग। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। जब हम बैच वहां पे लाते हैं तो उतने प्रोपोर्शन से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा। मतलब आज अगर दोनों हॉल का, मतलब यहां पे एक हॉल का 10,000 आ रहा है, ठीक है, एक बैच के लिए, एक बैच इतना चलता है, तो क्या आ जाएगा? वो 20,000 आ जाएगा ना। पर मंथ कितना आ जाएगा? 10,000 वहां पे बढ़ जाएगा। कितने महीने की बैच है ये सब कैलकुलेट कर लो। तो बैच लेवल पे वहां पे आपको सोचना पड़ता है, वो हम वहां पे सोचेंगे। बैच कॉस्टिंग में ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। मशीन का तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो 50,000 कैपेसिटी तक वैसे ही चलने वाला है। और एक बैच चेंज हो गई, एक बैच कितने की? 100 की। ऊपर लिखा हुआ है ना, समझा ना? आप बीच में इंफॉर्मेशन स्किप कर दोगे तो ऐसे केस में क्या होने वाला है? आप वहां पे लिंक नहीं कर पाओगे। बीच में इंफॉर्मेशन क्या चेंज हो गई? एक बैच जो है वो कितने पे चेंज हो रहा है? 100 यूनिट पे चेंज हो जाता है। और हर बार उसे सेटअप करने के लिए मैंने उस वक्त प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ऐसे केस में 100 से वहां पे बढ़ गया तो उस केस में वहां पे
अरे 1200 से बढ़ जाएगा ना, पहले जो है 1,20,000 है, वहां पे 1200 से बढ़ जाएगा ना, 1200 एक बैच सेटअप कॉस्ट है, आपने ये मिस कर दिया बीच में का, मशीन सेटअप कॉस्ट 1200 है। तो आप अगर 1 यूनिट बढ़ा दोगे तो नई बैच लगानी पड़ेगी, फिर से सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैच में कितना बनता है, 100 यूनिट से बनते हैं। तो अगले 100 यूनिट्स नहीं बना सकता, बट 1 यूनिट के लिए नया बैच लगाना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है? मशीन वहां पे जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो उतना खर्चा लगाएगी। मैंने बोला 1 यूनिट जब यहां पे एक स्टूडेंट बैठता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे इतनी लगने वाली है, एसी जो है वो उतना ही लगेगा। एसी ये थोड़ी ना बोलेगा कि एक स्टूडेंट है तो एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके ज्यादा ठंड देता हूं, ऐसा कुछ वहां पे बोलेगा नहीं, वो तो उतना ही लगेगा। ठीक है, तो ये तो वहां पे बैच लेवल पे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। अगर मैं 3 घंटे आपकी बैच में अगर यूज कर रहा हूं, 3 घंटे का मुझे एक पर्टिकुलर बिल आ रहा है, तो अगर मैं सेम बैच अनाउंस करता हूं 3 घंटे की और एक आफ्टरनून में, तो मुझे क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम ही लगने वाला ना, भले उसमें कम बच्चे, भले उसमें कम बच्चे। वैसे ही यहां पे ठीक है, सेटअप कॉस्ट सिमिलर टू दैट। ठीक है, कि आपको एक मशीन पूरी क्लीन करनी पड़ती है एक बैच होने के बाद में, 100 की बैच होने के बाद में 100 ही प्रोड्यूस होते हैं एक बैच में, वो 100 ही बनाता है एक साथ में एट वन गो। ठीक है, तो अगला एक यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो वो प्रोसेस आपको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए 1200 रुपीज खर्च आएगा, और 1200 रुपीज खर्च आ जाएगा तो ऐसे कि इसमें क्या हो जाएगा बोलो, 1200, तो पहले 1,20,000 आ गया, उसमें 1200 और बढ़ जाएंगे, एक यूनिट बढ़ा दिया तो भी 1200 बढ़ जाएंगे, तो 1200 बढ़ जाएंगे, तो ऐसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एडिशनल कितना है, 1200 है। समझ में आ गया? देन एडिशनल शुड बी 12,012। कैसे किया आपने? अरे आप ये नहीं समझ रहे हो, इन्होंने क्या किया, 1200 डिवाइड बाय 100 यूनिट, 100 यूनिट तो कितना 12, तो उसे यूनिट से क्यों डिवाइड कर रहे हो? आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करना हो तो नई बैच स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया, समझ में आया कि मुझे अगर एक स्टूडेंट 100 के ऊपर वहां पे मैं बिठा नहीं सकता, एक स्टूडेंट बिठाना हो तो नई बैच अगर स्टार्ट करनी है, करूं या ना करूं, अगेन मैं पहली बार आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, मैं डिसीजन ले रहा हूं करूं या ना करूं। अभी ऑब्वियसली मैंने नहीं करूंगा, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1200 कितना 1220 आ रहा है खर्च, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे नया बैच स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करूंगा, वो उतना थोड़ी ना पैसा देगा 20 रुपए के प्रोडक्ट के लिए। मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं बाहर से, मैंने ये भी बोला मैं बाहर से खरीद के किसी को दे दूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। समझा? यही डिसीजन है ऐसे केस में, यही डिसीजन है। तो मैंने आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे सोचना पड़ता है कि यहां पे मैंने 1 यूनिट लिया, वहां पे 10 यूनिट का कैलकुलेशन हो सकता है, या 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों 100 का हो गया? तो देखो अभी मैं एक काम करता हूं, चलो 60, कोई मुझसे 60 यूनिट मांगने आ गए एडिशनल, तो चलो क्या चेंज हो जाएगा, बोलो 60 यूनिट मांगने आ गए, क्या चेंज हो जाएगा एवरीवन? बोलो 60 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 ना, सब लोग ध्यान सुनो, और एक वहां पे एग्जांपल करवाता हूं, 60 इंटू 10 ना, पर यूनिट कितना है, 10 है ना, कितना आ जाएगा बोलो, 1,06,000, 1,06,000। आगे 60 यूनिट्स इंटू और कितना आ जाएगा बोलो, 8, 80,480, यहां पे कितना 20,000, 60 इंटू 2 रुपीज ना, 60,120। ठीक है, चेंज कितना हो रहा है वो तो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे देखो, हाँ यहां पे ये सेम रहेगा अगले 100 तक। ठीक है, समझा? एक प्रोड्यूस किया तो भी मुझे 1200 लगने वाला है, और 60 प्रोड्यूस किया तो भी कितना लगने वाला है, 1200 लगने वाला है, 1200 लगने वाला है। तो ऐसे कि इसमें कितना हो जाएगा, ये 1,20,120, सॉरी 1,21,120, 1200 ही लगने वाला है, भले मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूं, 60 करूं, 100 करूं, सेम ही लगने वाला है, 1 करूं, 60 करूं, 100 करूं, सेम ही लगने वाला है। वहां तक मेरा कोई डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये 1200 ऐसा ही रहेगा, और बाकी ये तो फिक्स कॉस्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये 50,000 यूनिट तक सेम रहेगा, ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। अभी कितने से बढ़ गया बोलो, 600, आगे 480 और 120, ठीक है, और 1200, तो टोटल कितना आता है बोलो, 2,400। कितने बने उसमें, 60, कितने बने, 60 बने ना, 2,400 एडिशनल कॉस्ट से, तो पर यूनिट कितना लगा, 40, पर यूनिट कितना लगा, 40 रुपीज। अभी ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैंने जब 4,80,000 का खर्च किया तब कितने यूनिट्स बचे थे, बने थे 10,000।
तो उस वक्त कितना कॉस्ट लगा, समझा ना? 4,80,000 जब मैंने टोटल कॉस्ट किया था तब कितने बने थे? 10,000। डिवाइड कर दो 4,80,000 डिवाइड बाय 10,000 पर यूनिट कितना? 48 कितना? 48 इज इट क्लियर? 48। अभी यहां पे 48 लग रहा था, अभी कितना बन गया? 40 रुपीज में। कैसे समझ में आ गया ना? ये फिक्स को ओवरहेड जो है वो अभी भी कांस्टेंट है, बट बैच लेवल पे जो चेंज हो गया 1200 वो उतना चेंज हो गया। बैच लेवल पे वो भले 1 यूनिट बनाओ, अगला 10 बनाओ, 50 बनाओ, 60 बनाओ, 90 बनाओ, 100 बनाओ, वहां तक 1200 ही रहने वाला है, वहां तक 1200 ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में वहां पे ये 1200 रख दिया तो अभी उल्टा मतलब अगले यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 40 रुपए आ रहे हैं। आपने अभी क्या देखा था? अगला 1 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो कितना? 1220 था। अगला 1 यूनिट प्रोड्यूस करना हो पर यूनिट कितना? 1220। बट जब मैंने यूनिट बढ़ा दिए 60 यूनिट्स को ही मांगने आ रहा है, तब वो उल्टा कम हो रहा है ना। तो मुझे वो कितना मांग रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखना पड़ा। अभी अब मुझे आके क्या बोल रहा है वो कि मैं आपको 45 रुपीज देने के लिए रेडी हूं 1 यूनिट की। क्या मैं अगला बैच प्रोड्यूस करूं या ना करूं? अगला बैच प्रोड्यूस, क्योंकि पहला बैच जो है ना वो 4 लाख मतलब 10,000 तक 4,80,000 में 10,000 बन गए, 48 रुपीज था। तो वो कॉस्ट छोड़ दो ना, वो तो रिकवर हो गई, आप उसको आपने बेच दिया, जो भी प्राइस है उस पर बेच दिया। बट अगली बैच वहां पे प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एडिशनल खर्च आने वाला है, दैट इज ओनली 40 रुपीज। और कोई 45 रुपीज में मांग रहे हो तो मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं ना। और फिक्स कॉस्ट तो पहले रिकवर 10,000 में ही हो चुके हैं। तो अभी तो क्या है, एडिशनल कॉस्ट उसकी वजह से कितनी लग रही है वो मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी ना। वो कितनी है बोलो? वो कितनी है? 40 रुपीज एडिशनल कॉस्ट। तो कोई 45 रुपीज पे लेने के लिए रेडी है तो मैं बेचू या ना बेचू? आया क्या समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो वन यूनिट मैंने बढ़ा दिया तो नहीं, अफोर्डेबल नहीं। तो मैं ऐसे मल्टीपल लेवल कैलकुलेट कर, कोई आपसे पूछने आया कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊं ताकि कॉस्ट जो है वो 48 रुपीज है, समझा? ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा अगर 10 यूनिट बनाए तो कितना होता है? 1 यूनिट में तो नहीं हो ही नहीं सकता। 10 मल्टीपल आपको ऑप्शन दिया जा सकता है ना, इस लेवल पे बता दो क्या होने वाला है। 10 यूनिट, वही तो क्वेश्चन आते हैं बाद में 20 यूनिट पे, 30 यूनिट पे, 40 यूनिट पे। तो आप बोलोगे कि हाँ इस यूनिट पे आप जाओ 50 यूनिट पे, फॉर एग्जांपल जहां पे आपको अभी 50 यूनिट पे किया आपने तो क्या हो जाएगा? 50 यूनिट पे किया तो क्या हो जाएगा? 50 यूनिट पे किया, मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं ना, मतलब कैलकुलेशन नहीं करता हूं। 50 यूनिट पे किया तो एडिशनल कितनी है? 500, 10 रुपए बराबर। एडिशनल कितनी है यहां पे बोलो? 400। 8 रुपए से मल्टीप्लाई किया लेबर, ये कितने से मल्टीप्लाई किया बोलो? 2 रुपए से। कितना? ये कितना? 44। ठीक है, ये बताओ कितना? ये 2 रुपए है ना। 50 यूनिट में बढ़ाता हूं तो कितना? 100। ठीक है, नेक्स्ट 50 यूनिट्स में बढ़ाता हूं तो ये सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 100 तक कांस्टेंट रहेगा बैच लेवल पे, क्लियर? और ये जो है ये वहां पे सेम रहेगा। कितना हो गया? 2200। ठीक है, डिवाइड बाय 50 तो कितना आ गया? 40 रुपीज से 44 आ रहा है, क्लियर? 44। तो ये आपको क्या सोचना पड़ेगा कि अगर मैं अगला यूनिट बना वो अगर 45 पे मांग रहे तो कितना मांग रहे उस पर भी डिपेंडेंट है ना, अगला प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। वो 50 मांग रहे, स्टिल आई विल थिंक कि 44 में बन रहा है और 45 में बेचना है। बट अगर ये 40 पे आ जाए बोलो, अगर ये एडिशनल कितना 1040 पे आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? 40 इंटू 10 कितना? 40 इंटू 10 400। 10 रुपए मटेरियल कॉस्ट है, देन लेबर कॉस्ट कितनी है? 8, कितना? 320। आगे कितना? 80। कैसे? 40 यूनिट्स इंटू 2 रुपए पर यूनिट। और 1200 क्या रहेगा? सेम। अगला 100 यूनिट बनाना हो, 100 यूनिट बनाना हो तो नेक्स्ट जो बैच का कॉस्ट लगेगा वो 1200 लगेगा। आगे ये तो कुछ चेंज नहीं होगा उससे, ठीक है? तो कितना बन रहा है टोटल कॉस्ट? 2000। ओके, अभी 2000 डिवाइड बाय क्या कर दो? 40 यूनिट्स कर दो। 40 यूनिट बन गया ना 2000 खर्च करके, कितना आ गया? 50। देन मैंने अगला बैच बनाना चाहिए क्या? 40। कितने का? 40 का। 40 में मुझे अफोर्डेबल नहीं है, 50 पे हो सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि 40 लेवल पे प्रोड्यूस करिए 50, तो आप बोलोगे 50 पे ही कर लो। कितना आएगा 50 पे? 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 44 समथिंग आ रहा है ना, ठीक है? तो वहां पे जितनी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उससे थोड़ी सी उल्टा कम हो रही, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। समझ में आ गया? तो ये डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोड्यूस करो, बट पहले वहां पे ऑप्शन देखो कि कौन से लेवल पे प्रोड्यूस किया, कस्टमर कौन आ रहा है, कितना मांग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी होलसेलर के पास जाके बोलते हो, होलसेलर के पास कि मुझे 1 यूनिट चाहिए, तो बोलता है कि नहीं दूंगा। क्यों नहीं बोलता है? उसको पैसा नहीं कमाना है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो पूरा बैग होता है उसका पैक, उससे एक कट करना,
मतलब निकालना, वो बैग फोड़ना, एक निकालना, वो आपके लिए देना, देन वो पूरा सेट वहां पे क्या है उसका बिगड़ जाता है। ठीक है, मतलब उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स वहां पे रहते हैं, क्लियर, वो सोचने के पीछे। ठीक है, या वहां पे क्या है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स आने वाला है, जो आने वाला है, वो खुद के पास सकता ही नहीं होगा, जैसे ही आ गया वैसे वो कहां पे बेचता होगा, रिटेलर के पास, अपने पास सकता नहीं होगा, क्योंकि अपने पास रखना मतलब गोडाउन रखना पड़ेगा बड़ा, और गोडाउन रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बोलेगा हम अपने पास रखते ही नहीं, यहां पे रखते ही नहीं, वो बोलेगा गोडाउन में रहता है, तो उसके लिए लाके देना कोई सेंस नहीं बनता। बट आप उससे आगे बोलोगे कि मुझे लगभग 24 यूनिट चाहिए, तो वो सोचेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए उसे गोडाउन पे जाके लाना भी सेंस बनता है उसके लिए, एक के लिए थोड़ी ना जाएगा। तो हर कोई कॉस्ट के बारे में सोच रहा है, कोई अलग बात नहीं है। आप कितना क्वांटिटी मांगते हो उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा। कोई बोलता है कि आप 1 यूनिट लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, बट आप अगर 10 यूनिट लोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगी। उसके पीछे क्या है, वही यही लॉजिक है ना, कि डिलीवरी जो है वो फिक्स वहां पे उतना लगने वाला है, और 1 यूनिट से वो रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 यूनिट के पीछे जो वहां पे रेवेन्यू मिल रहा है उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है। तो हर जगह पे यही कैलकुलेशन चल रहा है, क्लियर, कि आप कितने लेवल पे पहुंचा। मैं आपको सिर्फ एक का कैलकुलेट करना सिखा दिया, आप उसे मल्टीप्लाइड बाय 40 कर दो, 50 कर दो, क्या हो जाएगा, मतलब लॉजिक तो वही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हमेशा एक यूनिट के लिए कैलकुलेट की जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये सोचते हैं अगला जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसमें कितना बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लो। आपने अगर सोचा कि 1 यूनिट का ही निकालना है, तो ऐसा नहीं है। समटाइम इट माइट बी 40 यूनिट्स, इट माइट बी 50 यूनिट्स, इट माइट बी 60 यूनिट्स, इट माइट बी 100, 10,000, तो जो भी है आपको ये लॉजिक जो है ना वो किसके लिए अप्लाई करना है, 1 के लिए अप्लाई कर रहे थे, वही लॉजिक किसके लिए अप्लाई करना है, 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए। मैंने हर लेवल पे कैलकुलेट करके दिखाया ना। इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट है, समझा सभी लोग, एक बार बता दो, अभी समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एवरीवन। कोई डाउट है, यहां पे अगर पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसमें अगर वो 1 यूनिट भी बोलता, मुझे 1 यूनिट मेरे लिए बना दो, इससे पहले, पहले वाला क्वेश्चन है ये जो अभी पढ़ा था, उससे पहले उसमें बैच का 1200 नहीं था, उस वक्त वो अगर एक भी यूनिट पर बना दो बोलता तो मैं भी बना सकता था, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता था क्या इसके बाद में डायरेक्टली 1200 से बढ़ने वाली कॉस्ट। ठीक है, तो उस वक्त वहां पे अलग था, अभी मैंने जो बताया चेंज वही बता दिया। इस वक्त आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे जाना पड़ेगा, उस लेवल पे प्रोड्यूस किया तो ही आपके लिए अफोर्डेबल है। 1 यूनिट तो मैं नहीं दे सकता, हाँ पहले क्वेश्चन में 1 यूनिट कोई किसी ने मांगा तो दे सकता था, पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला जो था सिमिलर टाइप का, उसमें बैच का 100 मतलब रन कॉस्ट, बैच कॉस्ट 1200 की थी नहीं उसमें। इससे पहले वाला देख लो, उसमें मैं कोई एक मांग लेता तो भी मैं दे लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पे नहीं हो सकता ना, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, आपको हर कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है। यस यस जोसेफिन, आई विल ट्राई कि इंग्लिश में जो नंबर्स है वो बोलूं, बट वो फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, बट वहां पे दूसरे टाइम मैं बोल देता हूं जो इंग्लिश में। क्लियर है, होप सो। डिसीजन मेकिंग जो है वो वहां पे क्लियरली आपको समझ में आ रही है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, क्लियर। और मतलब एक बात वहां पे समझ लो, आप लॉजिक समझोगे ना तो कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनेगी। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा इसमें थोड़ी सी वहां पे क्या चीजें बढ़ा देंगे, थोड़ी कम कर देंगे, थोड़े खर्चे बढ़ा देंगे, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दिखा देंगे, ये भी है ये भी है। ठीक है, वो हमेशा बताते, उनको ये बताना ही पड़ता है कितने लेवल तक कांस्टेंट है, और ये उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हम एज्यूम नहीं कर सकते किसी फैक्टर में कौन से लेवल पे वो फिक्स है, कौन से लेवल पे वेरिएबल है। तो अच्छी बात यह है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली दी जाती है, सिर्फ आपका लॉजिकल जो माइंड है ना वो चलना चाहिए वहां पे कि किस तरह से इसे वहां पे यूज कर ले। और कॉस्टिंग में बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि एक तरह का फॉर्मेट जो है ना या एक ही तरीके से करना वो नहीं जमता है, आपको वहां पे वो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। और वो तभी हो सकता है, ये आप तभी मैच कर लोगे जब आपको लॉजिकली क्लियर। आप सिर्फ फॉर्मूले और क्वेश्चन देख के अगला क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हो, ठीक है, अगला क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ और बात बोल रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे गड़बड़ करके आओगे, आपको वहां पे नहीं समझेगा क्या करना है। हाँ, आपको अगर उसका मीनिंग समझा, आपके लॉजिक क्लियर कि क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पे क्या ध्यान देना चाहिए, बैच लेवल पे जो
एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं उससे क्या होता है, या ओवरऑल जो फिक्स ओवरहेड है मुझे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट इज बैच लेवल क्या और प्रोडक्शन लेवल क्या, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो यूनिट लेवल, नोट्स को क्या बोलूंगा मैं, यूनिट लेवल, बैच लेवल या प्रोडक्शन लेवल, मतलब सर्विस बिजनेस लेवल। प्रोडक्शन मतलब मैं प्रोडक्शन के बिजनेस में कहता हूं ना, ये जो है नोट्स ये क्या है, यूनिट लेवल। यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, यूनिट के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्लियर। अभी बेंचेस, या वहां पे लेके चलते हैं कि अपने स्टाफ की सैलरी, या ऑफिस में जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर वगैरह वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये बैच के हिसाब से चेंज हो रहा है, या बैचेस लो या ना लो, या यूनिट्स बनाओ ना बनाओ, स्टूडेंट्स आए ना आए वो मुझे देना पड़ेगा। यस, मतलब ये मैं यूनिट लेवल पे लगा दूं या बैच लेवल पे लगा दूं या ओवरऑल बिजनेस या प्रोडक्शन लेवल पे, ओवरऑल प्रोडक्शन या बिजनेस लेवल पे, सर्विस लेवल पे। मतलब मैं यहां पे प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, समझा ना। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता एक स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बैच बन रही है या नहीं बन रही है, वो तो खर्चा है ही, उससे चेंज नहीं हो रहा, समझ आ गया। हाँ, लेकिन मैं वहां पे क्या है कि और कुछ कोर्सेस इंट्रोड्यूस कर दूं, और कुछ जैसे सीए चल रहा है वैसे सीए में इंट्रोड्यूस कर दो फॉर एग्जांपल, ओके, और 11th-12th इंट्रोड्यूस कर दो, तो मुझे और स्टाफ लेना पड़ेगा, समझ आ गया ना। तो जितने वहां पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, मशीन बढ़ती जाएगी, उस टाइप की मशीन बढ़ती जाएगी। तो वो कौन सा लेवल है, फिर कौन से लेवल पे, प्रोडक्ट। 3 लेवल मैंने बता दी, यूनिट, दूसरा क्या था बैच, तीसरा क्या था प्रोडक्ट। नोट्स कहां पे डालोगे आप, यूनिट लेवल पे। एक स्टूडेंट के हिसाब से, एक स्टूडेंट आ गया तो मुझे नोट्स तो देने पड़ेंगे, वो स्टूडेंट के हिसाब से चेंज होगा। दूसरा मैंने अगर सोचा एसी लाइट, तो ये जितनी बैचेस चलेगी उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, बराबर। मतलब एक बैच में एक स्टूडेंट हो या 100 स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइट तो उतनी लग रही है, आएगा समझ में, ठीक है। तो उसको वहां पे मैं किस पे जोड़ूंगा, बैच लेवल पे जोड़ूंगा। और बाकी जो मैंने ये खर्चा बोल दिया आपको, कौन सा मैंने बता दिया, स्टाफ, ठीक है, या बेंचेस यहां पे जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में ये एक बैच चले या 10 बैच चले, ठीक है, तो इतना ही रहने वाला है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे फर्क पड़ता है उससे जोड़ दो आप, समझा। मटेरियल का, नोट्स का फर्क किससे पड़ता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ये क्या है, यूनिट लेवल, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से फर्क पड़ता है, ठीक है। बाद में मैंने क्या बोला कि लाइट जो है कितने इस हॉल में बैचेस चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होने वाले, मैं उससे बोलूंगा यार ये बैच के हिसाब से चेंज हो रहा है, बैच लेवल पे चेंज होता है, ठीक है। और तीसरा वहां पे क्या कि मैंने जो स्टाफ है, okay, स्टाफ वहां पे जो काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे एक बैच चल रही हो या नहीं भी चल रही हो, किसी टाइम पे वहां पे क्या, एक सीजन ऐसा ऑफ सीजन है कि जहां पे बैच कोई भी नहीं, तो भी वहां पे मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनको पे करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टेड नहीं है किससे, एक स्टूडेंट से या एक स्टूडेंट से या फिर एक बैच से कनेक्टेड नहीं है। तो ये इससे मैं कहां पे डाल दूंगा, प्रोडक्ट लेवल, ओवरऑल या बिजनेस लेवल, जिसे हम नॉर्मल बिजनेस बोलते हैं, मेरा बिजनेस चले इस वजह से इंपॉर्टेंट है, समझा, है ना। तो जिससे कनेक्टेड है वो उस लेवल पे मैं जोड़ दूंगा उसे, उस लेवल का बोलूंगा, ठीक है। मटेरियल किस लेवल पे, यूनिट लेवल पे। मशीन सेटअप, एक मशीन प्रोड्यूस की, ठीक है, तो एक यूनिट से चेंज नहीं हो रहा, वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, एक बैच 100 यूनिट से चेंज हो रहा है, तो बैच लेवल, ठीक है। बट मैंने जो ऑलरेडी जो सेटअप किया, फिक्स ओवरहेड की है, वो भले एक भी प्रोड्यूस कर लो, बैच प्रोड्यूस कर लो, नहीं कर लो, कुछ भी नहीं, मुझे आने वाला खर्च, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल है, ठीक है, ओवरऑल बिजनेस के लेवल पे वो फिक्स ओवरहेड। क्लियर, होप सो दिस इज क्लियर, समझा, एवरीवन इज क्लियर, अभी समझा। कोई जो बीच में डाउट आया था मैंने इंटेंशनली वो आंसर नहीं किए थे, क्योंकि वो ये वाला फ्लो बिगड़ जाता, जैसे बैच लेवल क्या है, यूनिट लेवल क्या है, बीच में पूछा गया, मैंने देखा था, बट वहां पे वो उस वक्त बताता था, तो ये वाला फ्लो जो है डिसीजन मेकिंग वाला वो बिगड़ जाता, तो मैंने दिमाग में रखा था कि मैं एंड में आपको बता दूंगा। क्लियर, यस, चलिए, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगला लेक्चर 30 तारीख को 8 बजे से, अभी प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एकदम 8 से 11, ठीक है। हो सके तो संडे को भी लूंगा मैं, ठीक है। अभी आगे आगे वो अपना स्टार्ट हो जाएगा जो होता है नॉर्मल, ठीक है। तो मतलब अभी ये जो मैंने बोला था कि पहले वीक में मैं 3 लेक्चर्स वहां पे ले लूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टार्टिंग के वीक में 3 लेक्चर ले लूंगा, क्योंकि आपको भी पता है 30 तारीख से स्टूडेंट्स जुड़ने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जुड़ने वाले, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे स्टार्टिंग में मैंने ले लिया, अभी 30 तारीख को एक प्रॉपर जो होता है टॉपिक उसके साथ हम वहां पे स्टार्ट करेंगे,
क्लियर, मतलब सब वहां पे प्रॉपर जो होता है, एक प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करना जो होता है, बैच स्टार्ट करना जो होता है, उस तरह से वहां पे 30 से करेंगे 8 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 8, उसके आगे टाइमिंग जो है वो यही रहेगा। क्लियर, 8 से 11, 3 घंटा, बीच में ब्रेक नहीं। चले चलो देखते हैं, ब्रेक की बात कर लेंगे। ओके, और सभी स्टूडेंट वहां पे जो लाइव में अटेंड करे, सभी लाइव में अटेंड कर लेना। ओके, यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी बैच जो है वो प्रॉपरली, कोशिश करूंगा कि मतलब 2 महीने 3 घंटे के हिसाब से लगभग 180 टू 200 आवर्स का होता है, तो जुलाई एंड या अगस्त का एक पहला वीक, ठीक है, मतलब रख के चलते हैं अगस्त का पहला वीक, मतलब मैं जब बताता हूं तो जनरली उस टाइम पे या उससे थोड़ा सा पहले ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मतलब या उस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, तो मैं अगस्त का पहला वीक इंटेंशनली बोल रखा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है कि कभी कभी वहां पे क्या है कि एक चीजें कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो मुझे उससे डबल एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है, बट बैच के हिसाब से चलना पड़ता है मुझे, अगेन बैच लेवल है ये, ठीक है, हर बैच के हिसाब से चेंज होता है, मतलब अगर बैच में ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट में मैंने देखा कि बैच में जो स्टूडेंट्स थे वो मेनली मेरे पास से ही पढ़े हुए थे, तो सभी वहां पे मैं बेसिक पढ़ा के उनको लेके आया था फाउंडेशन से, ठीक है, तो उनको मुझे इतना नहीं समझाने की, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक बोल दिया तो इमीडिएटली उनको समझ में आता था, तो उसने उनको रिपीट करता था कंजर्वेटिज्म क्या है, ठीक है, बट उसके आगे के वहां पे होता था कि बहुत स्मूथली चीजें चल रही थी, तो उस केस में वहां पे टाइम जो है वो कंपेरेटिवली वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, तो वो बैच के हिसाब से, और मुझे लगता है कि आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ओके, चलो तो मिलते हैं 30 को। ओके, चलो बाय बाय, और तब तक के लिए स्टूडेंट को, आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करना, ठीक है, 30 को और मस्त लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर जो होता है सिस्टम, कॉस्टिंग सिस्टम, वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे उस दिन। ओके, चलिए बाय बाय।